अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। और आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ द मास्टर क्लास फॉर द रीडिंग। क्लास का एजेंडा कि मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, ठीक है। आई विल ट्राई टू वाइंड इट अप इन लाइक इन एन आवर। और देखिए, आम तौर पे शायद अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता कि मास्टर क्लास होती क्या है, ठीक है। मास्टर क्लास क्या है? मास्टर क्लास के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। डिपेंड करता है कि मास्टर क्लास किस टॉपिक को लेके या किस बेस पे की गई है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बिगिनर्स लेवल पे मास्टर क्लास करते हैं तो उसमें पूरे मॉड्यूल का सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जाता है, ठीक है, जिसमें एक ही सेशन के अंदर पूरे मॉड्यूल को एक्सप्लेन कर दिया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं, मगर बेसिक लेवल के ऊपर। गुड। हम जो मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहे हैं ये हम बिगिनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल पे कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस मास्टर क्लास के अंदर व्हाट वी विल बी डूइंग इज आई विल बी गिविंग ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस की जो सुपर टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज हैं सिर्फ उस पर बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं और उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि उसके बाद हम ये करेंगे कि टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज पे एक ओवरव्यू करेंगे। फिर उसके अलावा मैं आपको टाइम लिमिट के अंदर काम करने की कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। फिर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर चले जाएंगे। तो हमारी मास्टर क्लास का एजेंडा आज ये रहेगा, ठीक है। जो बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे हैं आपने टेंशन नहीं लेनी है, चीज़ें काम की हैं सारी, और इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। ओवरऑल क्लास का जो बेसिक लाइक क्रक्स है वो ये है कि गिवन टाइम में पेपर को सॉल्व कैसे करना और आजकल पेपर किस तरह के आ रहे हैं। दैट इज़ एक्चुअली व्हाट वी नीड टू लर्न। आज की क्लास का मेन एजेंडा ये है। उसको कवर करने के लिए फिर हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे चले जाएंगे। हाँ जी, गुड, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के लिए अब ओपन है। जहां पर जो चीज़ ना समझ आए यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। गुड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा आइल्स के जो रीडिंग के क्वेश्चन टाइप्स हैं। बिफोर आई डिस्प्ले कितने क्वेश्चन टाइप्स हैं आप में से कोई मुझे बता सकता है जो ऑलरेडी आइल्स की रीडिंग कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव एकेडमिक और जीटी? हाँ, बल्कि मैं बताना भूल गया हूँ, ये क्लास स्पेसिफिक नहीं है एकेडमिक और जीटी के लिए। हमने जनरल स्ट्रेटेजीज पे बात करनी है, टेक्निक्स पे बात करनी है। ये दोनों मॉड्यूल्स पे टच करता है, एकेडमिक को भी और जीटी को भी। सो माय क्वेश्चन अगेन, आइल्स में रीडिंग में क्वेश्चंस की कितनी टाइप्स हैं? जो लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, मॉक टेस्ट भी देते हैं, कितनी टाइप्स हैं? 7, ओके। और चले मिनिमम बता दें कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, शायद इस तरह आपके लिए इजी हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर मिनिमम, एंड इफ यू से द मैक्सिमम देन हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? अच्छा चलिए, अब ये देखिए पहला क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने मंडे को अभी राइटिंग की क्लास की है, उसके अंदर हम आपको फिंगर टिप से बताते हैं जी 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं या 6 टाइप्स के आते हैं। टास्क 1 में इतने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो आप ये देख लें पहला फ्लॉ कहाँ पे है। आपको शायद अभी तक यही नहीं बताया कि आइल्स की रीडिंग में क्वेश्चन की टाइप्स कितनी है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। गुड, चलें क्वेश्चन चेंज करते हैं, इसका आंसर अभी मैं दूंगा आपको। आपको क्या लगता है कि कौन सी क्वेश्चन टाइप्स आपकी ग्रिप के अंदर है, लाइक विच यू थिंक यार दीज आर माई स्ट्रेंथ्स, these types of questions, and there are certain types of questions, those questions are my weakness। तो स्ट्रेंथ्स पे बात करते हैं। जब भी स्ट्रेंथ कि जो क्वेश्चन टाइप आपको लगता है यार ये जब भी आता है ना आई एम एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन, वो कौन सी? फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। समरी कंप्लीशन, फिलिंग द ब्लैंक्स। और जी स्ट्रेंथ्स पे बात करनी है, और कौन सी स्ट्रेंथ वाली टाइप? वो आपको इजी लगती है, आपकी स्ट्रेंथ है। गुड। और चलें ठीक है, वीकनेस पे आ जाते हैं। जो आपको लीस्ट लाइक जो आपको तंग ज़्यादा करती हैं, आपसे सॉल्व होने में मुश्किल है या आप गलत हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, वो कौन सी टाइप्स हैं? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और यस नो क्वेश्चंस। ऑलराइट, ठीक है, ट्रू फॉल्स एंड यस नो, ठीक है। और जी यही है, डन हो गया। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना कि आइल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, आई एग्री कि आइल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, कितनी है वो ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसकी ज़रा स्क्रीन मिनिमाइज कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू ऑन द स्क्रीन दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव इन आइल्स रीडिंग। सारे नज़र आ गए? हाँ यही है। काउंट करें ज़रा कितने, जल्दी से।
उमर भाई अगर सुन रहे हैं तो मुझे हैंडआउट्स दे दो यार जरा जल्दी से। हाँ जी, किनिया ने जो यहाँ पे सारी डिस्प्ले हैं दोनों लाइक टेबल्स के अंदर 17। ठीक है, ये टाइप्स और आगे उनकी सब टाइप्स हैं। अगर आप हर टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग काउंट करें ना तो फिर ये 17 टाइप्स बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम येस नो और ट्रू फॉल्स को अलग अलग ले लें तो देन ऑल ऑफ इट कम अप टू 17 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ तक ओके है? तो अगर आपको पता लगे ना कि यार उसकी लाइक फर्दर कैटेगरीज में चले जाए तो कितने टाइप्स हैं, तो टोटल 17 टाइप्स हैं इसकी। यहाँ तक मेरे साथ हैं? ठीक हो गया। Basically, I personally believe that there are only two types of questions in IELTS. या तो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं या मल्टीपल चॉइस होते हैं। ठीक है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स का हेडर लगा है ना, इसके अंदर जितने क्वेश्चन की टाइप्स हैं ये सारी की सारी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। चाहे उसके अंदर नोट्स कंप्लीशन है, चाहे उसके अंदर सेंटेंस कंप्लीशन है, फिर आपका टेबल, डायग्राम, फ्लो चार्ट, समरी दो तरह की आती है, वर्ड बैंक के साथ, विदाउट वर्ड बैंक। और कभी कभी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन लिखा होता है उसका 1 वर्ड, 2 वर्ड या 3 वर्ड में आपने आंसर देना होता है। ठीक है, ये सब एक्चुअली काइंड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है। मे बी आपको लगे यार ये शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आता है। बेसिकली यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होती है, आपने टेक्स्ट में जाके लोकेट करके आंसर निकाल के ला के वहाँ पे लिखना होता है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट, या मैं इसको फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप में डाला था। मेक सेंस? फिलिंग द ब्लैंक्स इज वन टाइप। इन सब क्वेश्चंस को करने की एक्चुअली स्ट्रेटजी एक ही है, चाहे आप नोट्स कंप्लीशन करें, सेंटेंस कंप्लीशन करें एंड सो ऑन। अब आ जाते हैं ये एमसीक्यूज टाइप में। एमसीक्यूज बेसिकली यू आर गिवन एन ऑप्शन ए बी सी एंड यू हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑप्शन एंड यू हैव टू फिल इट एन आंसर। ठीक है ना, उसमें कोई वर्ड आपने नहीं लिखना होता। हाँ, इवन दो उसकी कंफर्मेशन टेक्स्ट ही देगा आपको, मगर उसने ऑप्शंस पहले दी होती है, उन ऑप्शंस में से आप सिलेक्शन करते हैं। जिसमें आपके सिंपल एमसीक्यूज हैं, एबीसी मार्क करते हैं। ये जो आपके ट्रू फॉल्स है बेसिकली एमसीक्यूज की टाइप है। 3 ऑप्शंस गिवन है ना, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। आप किसी भी स्टेटमेंट को एक ही स्टेटस देंगे एक टाइम में। ठीक है, यस नो नॉट गिवन भी वही है। ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है ये वो वाली है जिसमें आधा सेंटेंस लिखा होता है और नीचे एक लिस्ट दी होती है और एबीसी लिखा होता है। आपने वहां से एबीसी मैच करके तो सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। और ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है ना फिलिंग द ब्लैंक्स में, यहाँ पर आपने वर्ड पुट करना होता है। ये डिफरेंट वाले हैं, ठीक है, सेम नहीं है। देन इफ यू कम बैक टू मैचिंग, चाहे नाम मैच करना हो, डेट मैच करनी हो या पैराग्राफ मैच करना हो, ये भी आपके एमसीक्यूज की कैटेगरी के अंदर है। पैराग्राफ्स को ऑलरेडी इन्होंने एबीसी लेबल किया होता है, क्वेश्चंस दे दिए होते हैं, वही ऑप्शंस आपके पास, उन्हीं ऑप्शंस में से आप ए बी सी डी मार्क करते हैं। और डेफिनेटली जो आपकी हेडिंग्स हैं वो भी आपके मैचिंग टाइप्स के अंदर या एमसीक्यूज टाइप्स के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि हेडिंग आपने बनानी नहीं होती है, ये लिखनी नहीं होती है। हेडिंग्स की लिस्ट अवेलेबल होती है, उस गिवन लिस्ट में से आप उसको जस्ट सेलेक्ट कर लेते। मेक सेंस? ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के अंदर जरा टाइप्स देख लेते हैं ये प्रेजेंटेड कैसे हैं पेपर के अंदर। ठीक है, डू यू हैव द लाइक रीडिंग बुक्स विद यू? जिनके पास है अपनी रीडिंग की बुक ओपन कर लें। ठीक है, पहले चैप्टर की पर आ जाए, जिनके पास नहीं है मैं स्क्रीन से शेयर करता हूँ। ठीक है, आपका जो सबसे पहला टेस्ट है वो आपके पेज नंबर 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है जी, ये आपका ऐसे आ रहा होगा, रीडिंग पैसेज 1 ऐसे ही है जी। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन की टाइप्स देखने लगे हैं, पूरी बुक एक बार एनालाइज कर लेंगे। इस पे एकेडमिक के क्वेश्चंस भी हैं और इसमें जीटी के क्वेश्चंस भी हैं। गुड, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन कैसी है वो देखनी है, उसके बाद सीधा मैं आपको इसकी स्ट्रेटजीज पे ले जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना, उसकी सुपर टिप्स क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे आती है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ऑल दैट। गुड, ताकि जिनको नई आइडिया उनको अच्छे से पता लग जाए किन क्वेश्चंस को हम कहते क्या हैं। वहाँ पे जो हमने नाम लिखे हैं वो अपनी जगह पे हैं, बट स्टिल दे आर लाइक नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ये जो आपके पहले क्वेश्चन है 1 to 6, ये कौन से हैं? समरी कंप्लीशन है ये, ध्यान से पढ़े इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है। फिलिंग द ब्लैंक्स की कौन सी टाइप है? लिखा हुआ है कंप्लीट द नोट्स बिलो, लिखा हुआ है उसने। ठीक है, कंप्लीट द नोट्स बिलो, इसमें सिंगल सिंगल बुलेट स्टेटमेंट्स आते हैं। ठीक है, कभी भी इंस्ट्रक्शन को इग्नोर नहीं करना आपने। वो आपकी बात ठीक है, ऐसा है सारे फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे मैंने भी शुरू में बताया, बट स्टिल
ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, क्योंकि हर टाइप की डिफरेंट स्ट्रेटजी है। जब आप एक स्ट्रेटजी दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो कई बार आंसर नहीं मिलता फिर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियर है, वन वर्ड ओनली। इसकी प्रेजेंटेशन सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स वाली है आपकी, ठीक है जी। ये वाली कौन सी टाइप है? ट्रू फॉल्स। इसका मतलब ये एमसीक्यू टाइप है और पहले वाली फिलिंग द ब्लैंक्स थी। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारी नोट कंप्लीशन थी, यहाँ पे एमसीक्यूज में हमारी ट्रू फॉल्स की टाइप है। डन हो गया। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट पढ़े जरा, जो सबसे पहली स्टेटमेंट है, डू द फॉलोइंग। क्या लिखा है इसके अंदर? Do the following statements agree with the information given in reading passage 1? ठीक है, इसको याद रखने स्टेटमेंट क्या थी। बाकी ट्रू फॉल्स, वेरी गुड हो गया। अगर आप पैसेज 2 के आगे हैं, इसको जरा जल्दी जल्दी करना है। ये कौन सी टाइप है? 14 से 17। चले मेरे साथ बोर्ड पे रहे, आप आगे पीछे कर रहे हैं पेजेस अपने, ठीक है ना, हम सीक्वेंस में जा रहे हैं। मैचिंग इन्फॉर्मेशन, कौन सी मैचिंग है ये? नेम मैचिंग है, डेट मैचिंग है, कि पैराग्राफ मैचिंग है? पैराग्राफ मैचिंग है, ठीक है। विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये होता है कि कौन से पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन फॉल करेगी। दैट्स हाउ दे प्रेजेंटेड, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे कि एनबी लिखा हुआ है, एनबी यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, लाइक व्हाट डज दिस मीन? All right. There will be certain sections, means there will be certain paragraphs which will hold multiple questions, ठीक है। तो इनमें से कोई एक या दो स्टेटमेंट्स एक ही पैराग्राफ में फॉल करेंगी, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, इसका मतलब कि इंस्ट्रक्शन का पता है। ये वाले कौन से क्वेश्चन हैं? समरी। इसके नीचे वर्ड बैंक नहीं गिवन है, इसका मतलब कि विदाउट वर्ड बैंक है। वर्ड बैंक क्या होता है? फेयर इनफ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जी, चूज वन वर्ड ओनली from the passage for each answer. For this type of question you have to go and fetch the word from the text, और जब वर्ड बैंक दिया होता है तो नीचे एक लिस्ट अवेलेबल होती है, आगे आ जाएंगे उसमें से हम देखते हैं उसमें क्या लिखा होता है। वेरी गुड। ये कौन सी टाइप है? एमसीक्यूज, वेरी गुड। मल्टीपल चॉइस, ये दोनों उसके थे। फेयर इनफ। अगर हम अगले पैसेज पे चले जाएं, सो ये वाली कौन सी टाइप है? ठीक है, इसके लिखा हुआ है जी, कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ फ्रेजेस ए टू जे बिलो। ये ए डैश जे मीन्स ए से लेके जे तक है। इसको हम बोलते हैं समरी विद अ वर्ड बैंक। अगर मैं स्क्रीन छोटी करूं तो इफ यू कैन सी इट ऑन वन पेज। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड्स विच आर गिवन बिलो। इसका रेफरेंस तो आपको टेक्स्ट से मिलेगा, मगर आंसर में आप सिर्फ अल्फाबेट से पुट करेंगे, ठीक है। अब ये जो है, ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज का और फिलिंग द ब्लैंक्स का, ठीक है। बेसिकली ये वाला एमसीक्यूज की कैटेगरी में फॉल करता है, इस तरह की समरी जो है, ठीक है, मगर आंसर हम वहीं से फेच करते हैं। फेयर इनफ। और ये आपके आगे यस नो वाले। अच्छा, इसके स्टेटमेंट में क्या लिखा है ऊपर? क्या लिखा है? कौन सा पढ़ दे, ये वाली। व्हाट डज दिस से? डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आपने स्क्रीन पे रहना है मेरे साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे स्ट्रेटेजी एक्चुअली बनती है। इधर क्या लिखा हुआ? अब है ट्रू फॉल्स और यस नो, इट मींस देयर इज समथिंग डिफरेंट। दोनों क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, वरना स्टेटमेंट एक होती। इसलिए उसने ट्रू फॉल्स अलग कर दी और यस नो अलग कर दी। गुड, ठीक हो गया। अच्छा, आगे जाके एक दो चीज़ों पे और आपकी जो है ना मैंने फोकस करवाना है। ज़रा एक और टेस्ट खोल के देखते हैं, मैंने उसके एमसीक्यूज आपसे पढ़ाने हैं। अच्छा जी, अगर मैं अगले टेस्ट पे चला जाऊँ, या इसी के एमसीक्यूज ये वाले देखते हैं। ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ये आपके पहले टेस्ट के ही मेरा ख्याल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सिंपल एमसीक्यूज की प्रेजेंटेशन है और ये कन्वेंशनल एमसीक्यूज है। गुड। हमने पहले सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स। 36 की स्टेटमेंट क्या कह रही है? What is the reviewer's main purpose in the first paragraph? All right, and what does the second statement says?
Fugitives behavior in the third paragraph, fair enough. And what does 38 says? What point does the writer make about Charles II in the fourth paragraph? What does the reviewer say about Charles Spencer in the fifth paragraph when the reviewer says? ठीक है, ये वाले नोट कर लिए, आगे जाके कुछ और एमसीक्यूज है वो भी नोट करवाता हूँ। ठीक है, ये अगेन आपके नोट्स कंप्लीशन है, देखिए उसमें ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीट द नोट्स। देन यू हैव अगेन ट्रू फॉल्स। अगर मैं सेकंड पैसेज पे चला जाऊं तो अगेन मैचिंग पैराग्राफ्स, सेम इंस्ट्रक्शंस, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, और या ये नेम्स वाले आ गए। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेम्स एंड द पैराग्राफ मैचिंग। इफ़ यू टेक इट ऑन वन पेज इट विल मेक बिट मोर क्लैरिटी। ये जो आपके ऊपर के 4 क्वेश्चंस है ये मैचिंग पैराग्राफ है, और नीचे के जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आपके मैचिंग नेम्स हैं। ठीक है, मैचिंग नेम्स ज़रूरी नहीं कि किसी पर्सन का नाम आएगा, किसी जगह का भी आ सकता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इट कुड बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, इट कुड बी अ नेम ऑफ अ प्लेस। वो फिर ये लिखता है जी, लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स बिलो, एंड देन इट फर्दर सेज टू मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट रिसर्चर। तो यहाँ पे रिसर्चर्स के नाम के साथ हमने जाना है, और बाकी सारा कुछ वही है। ठीक है, तो इसको हम नेम मैचिंग कह देते हैं। चाहिए आपकी सेंटेंस कंप्लीशन आ गई है, बिल्कुल वैसे लगता है जैसे नोट्स हैं। इंस्ट्रक्शंस इसकी और नोट्स की एग्जैक्टली सेम होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लिए। 27 क्या कह रहा है? द पर्पस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। ऑलराइट। 28 क्या कह रहा है? व्हाट आर द राइटर्स डूइंग इन द सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में जी व्हाट डू द राइटर्स सजेस्ट। और 30th क्वेश्चन कह रहा है जॉन निकलसन is an example of a person whose idea. That question is a bit different as compared to other questions. ठीक है, और 31 में लिखा है जी what is the key point of interest about AC/DC stirrup placement. ये स्टेटमेंट्स ना फ़र्क हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको इसका बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। व्हाट डू द राइटर सजेस्ट, और नीचे जैसे यहाँ पर राइटर का कोई जिक्र नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है व्हाट आर द राइटर्स डूइंग, इसमें लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं और कुछ में आके आप फंस जाते हैं। अगर आपको पहले से आइडेंटिफिकेशन है ना, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के कि ये कौन सा क्वेश्चन है, आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है। सो दैट हेल्प्स टू लाइक मैनेज द टाइम। यू गुड? ठीक हो गया। अगर आप आगे जाते जाएंगे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लाइक डाटा। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर। सो एज फार एज दिस क्वेश्चन टाइप इज कंसर्न, अब मैं इसकी टिप्स बताऊंगा, कोशिश करें इसी पेज पे लिखें। ठीक हो गया जी। सबसे पहला सवाल जो कैंडिडेट्स करते हैं जी, ये बता देंगे जी सिक्वेंशियल कौन से और नॉन सिक्वेंशियल कौन से। गुड। आपके पूरे टेस्ट के अंदर ये जो एमसीक्यूज की जो 3 टाइप्स मैंने लिखी है ना, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पर्सन मैच, डेट मैच या पैराग्राफ मैच, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज नॉन सीक्वेंशियल। ये सीक्वेंस में नहीं आएंगे कभी भी। गुड, इसी पेज के ऊपर लिख लें। यहाँ पे आइल्ट्स के मैंने जो आपको क्वेश्चंस की टाइप्स और सब टाइप सारी दी हैं, इसके बाहर नहीं जाते वो। बाकी सारे क्वेश्चंस सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। पहला आंसर मिल गया, फिर उसके बाद आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आगे फॉरवर्ड मोशन में निकाल सकते हैं, सिर्फ मैचिंग वाले। अब मैचिंग 3 तरह की आती है आपको पेपर में। यहाँ तो नाम आ जाता है, जैसे भी हमने देखा है लिस्ट गिवन होती है। इसी तरह डेट्स भी आ जाती हैं। डेट्स वाला इससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसकी अक्रेंस बहुत रेयर है पेपर के अंदर, बहुत कम आता है। जैसे नाम वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, पैराग्राफ मैचिंग बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ मैचिंग आ जाए, डेट मैचिंग आ जाए, नेम मैचिंग आ जाए, ये कभी भी सीक्वेंस में नहीं होते। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस हैं बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस में। हेडिंग्स जो है ना, ये एक्सेप्शन है। इसके नीचे मैंने हेडिंग्स लिखा हुआ है। एक्सेप्शन क्यों है, कोई मुझे बता सकता है? लाइक व्हाई व्हाई दीज हेडिंग्स आर एक्सेप्शन? इसका सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से, आई पर्सनली बिलीव।
इसका सीक्वेंस एक्चुअली आपने खुद सेट करना होता है। देखिए पैराग्राफ्स तो सीक्वेंस में होते हैं, पैसेज के अंदर टेक्स्ट ए बी सी डी सारा मैच कर दिया, वो आपको कहता है जी पैराग्राफ ए को हेडिंग कर दें, हेडिंग्स की एक लिस्ट अवेलेबल होती है हमारे पास। गुड, ऐसे ही है। ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ आ रहा ना, हम हेडिंग्स वाला कोई क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन ज़रा क्लियर कर दूं। जी मिस जी, जी जी, जी जी। पीपल हु आर गेटिंग द ब्लर्ड स्क्रीन, आई एम नॉट श्योर कि मेरे एंड से प्रॉब्लम है कि आपके एंड से है। ऑनलाइन फ्रेंड्स, और किसी को ब्लर्ड स्क्रीन आ रही है नज़र? अगर किसी को नहीं नज़र आ रही या सबको ब्लर आ रही है तो आई विल सी, अगर किसी एक को भी क्लियर है तो वी आर गुड टू गो। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है, कुछ लोग कह रहे हैं ब्लर है, तो इट मीन्स के थोड़ा सा फिर इंटरनेट का इशू होगा आपकी तरफ। इसको प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा देख लें। आप अपनी बुक में देखिए हेडिंग्स कहाँ पे, मेरे ख्याल है जीटी के टेस्ट में कहीं जाके आगे जाके हैं। पेज नंबर बताएं मुझे, मैं भी जल्दी से पहुंच जाऊँ वहाँ पे, सो दैट द पीपल हु आर अनफेमिलियर विद द हेडिंग्स क्वेश्चंस एटलीस्ट दे नो कि हम हेडिंग्स की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 145 मिस्ट्री, या ये 85 पे भी आ गए। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अब ये आपके हेडिंग्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आप बोर्ड पे मुझे फॉलो कर लें जहाँ से भी। अच्छा मुझे ये बताएं, जो क्लास में बैठे बोर्ड की विजिबिलिटी ओके है? द पीपल एट द बैक बेसिकली, फेयर इनफ। यहाँ पे लिखा है जी यू शुड स्पेंड 20 मिनट्स, और यहाँ पे लिखा है जी क्वेश्चन नंबर 14 से 20, रीडिंग पैसेज 2 हैज 7 पैराग्राफ्स ए टू जी। पैराग्राफ्स ऑलरेडी लेबल्ड हैं, अगर आपने पैराग्राफ देखने हो तो देखें पैराग्राफ ए बी सी डी ई एफ जी, पैराग्राफ्स उन्होंने लेबल किए होते हैं। आपसे क्या कह रहे हैं वो, व्हाट दे वांट यू टू डू, दे आर आस्किंग यू चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो। अब जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो तो सीक्वेंस पे लिखी है, 1 2 3 4 उन्होंने रोमन के नंबर दे दिए। ठीक है, पैराग्राफ्स भी आपके सीक्वेंस में। अगर आप पैराग्राफ ई पहले पढ़ लेते हैं और उसको हेडिंग लगाना चाहते हैं, वो तो आपकी मर्जी है ना, क्योंकि एग्जामिनर ने तो बिल्कुल नहीं कहा कि पहले पैराग्राफ ए को हेडिंग लगाए हैं, फिर बी को लगाएं, फिर सी को लगाएं, फिर डी को लगाएं। दैट्स योर चॉइस। अगर आप पैराग्राफ ए से स्टार्ट करते हैं तो फिर आप पैराग्राफ्स के सीक्वेंस में जा रहे हैं, ऑप्शन सीक्वेंस में नहीं होंगी। ऑब्वियसली इन ऑप्शंस में से आप सिलेक्शन करेंगे। गुड, तो ये ऑप्शंस तो हैपहैज़र्ड ही आएंगे, जैसे आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ए बी सी, ट्रू फॉल्स में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। क्वेश्चंस के आप सीक्वेंस में जाते हैं, ऑप्शंस आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, आइदर ट्रू, आइदर फॉल्स और आइदर नॉट गिवन। मगर ट्रू फॉल्स में अगला सवाल सीक्वेंस में आ रहा होता है, आंसर आगे मिलेगा। यहाँ पे इन हेडिंग्स का कोई सीक्वेंस नहीं है, तो इसका सीक्वेंस ऐसा कोई लेना देना नहीं है। आप जिस मर्जी पैराग्राफ को पहले हेडिंग लगा लें, बाद में लगा लें, पैराग्राफ सीक्वेंस में, ऑप्शन सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि इसको हम सिक्वेंशियल ऑर्डर या नॉन सिक्वेंशियल में डालें, इसका सच कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, मेकिंग सेंस। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस अगेन, सो आपके मैचिंग इज द ओनली टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ इन नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर। उसमें सिर्फ कीवर्ड हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, अदरवाइज बाकी सारे सवाल सीक्वेंस में होते हैं। यहाँ तक ओके है? ठीक है, अब हम जरा फिलिंग द ब्लैंक्स की सुपर टिप्स पे बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपने देख ली कैसे आते हैं, इंस्ट्रक्शंस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। ओके जी, आपके जो नोट्स कंप्लीशन है या सेंटेंस कंप्लीशन है, आई विल टेक अ टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे मैं टाइप इन कर देता हूँ। इसके अंदर जो आंसर्स होते हैं ना, आंसर्स आर इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक हो गया जी, बट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आंसर्स आर इन सिक्वेंशियल ऑर्डर बट नॉट नेसेसरी इन कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स। इसमें जंप आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पैराग्राफ ए में मिल गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आगे ही मिलेगा, मगर ये ज़रूरी नहीं कि पैराग्राफ बी में ही होगा, पैराग्राफ सी में भी जा सकता है, 2 पैराग्राफ्स का जंप भी आ सकता है, वो डी में भी जा सकता है। ठीक है,
आम तौर पे जंप्स नहीं होते, ठीक है, मगर हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। अब यहाँ पे कहाँ पे टाइम वेस्ट करता है कैंडिडेट, उसको पता है यार आंसर अगले पैराग्राफ में आना है। जब आंसर नहीं मिल रहा होता है वो अब उसको री रीड करना शुरू करते हैं, यार आंसर क्यों नहीं मिल रहा मुझे। अगर आपको पता है यार इधर आंसर नहीं मिल रहा, मेरा कीवर्ड मैच नहीं हो रहा, इट मीन्स आप आगे चले जाएं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल गया, सो देन इट्स श्योर कि फिर आपने मिस किया कुछ, फिर आपके कीवर्ड मैच नहीं हुए, देन यू हैव टू कम बैक। फिर उसके अंदर आपको बेसिकली एक टास्क एलोकेशन मिल जाती है। पहले का आंसर मिल गया ए में, तीसरे का आंसर मिल गया आपको बी की लास्ट लाइन में। इसका मतलब है कि दूसरे का आंसर 1 के आंसर के बाद और 3 के आंसर से पहले वो जो बीच की लाइंस है ना, उसके अंदर आंसर है, तो उसको हम बोलते हैं टास्क एलोकेशन। फिर इसका मतलब आप सिर्फ वोकैबुलरी में मार खा रहे हैं, अभी आपको आंसर नहीं मिल रहा। तो अगर आप वहाँ पे फोकस करेंगे यू विल फाइंड एन आंसर। ये वही स्ट्रैटेजी है कि अगर एक आंसर नहीं मिल रहा तो डू नॉट कीप ऑन वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। आगे मूव करें, अगले पे चले जाए, आगे से आंसर निकाल लें। तो ये आपने याद रखना है, आंसर होते सीक्वेंशियल ऑर्डर में, मगर ज़रूरी नहीं कि कंसेक्टिव पैराग्राफ्स में होंगे। गुड, जंप आ सकता है, ठीक है। ये वाली बात ओके है, ठीक है, एनु क्लियर कर देंगे। अगली बात, ये जो आपके टेबल्स हैं, डायग्राम है और फ्लो चार्ट है, ठीक है। टेबल अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, आपकी बुक में टेबल्स की जो अक्रंस है या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एग्जाम में आने की बहुत कम है, ठीक है। ज़रा जल्दी से निकाल के दिखाएं कोई टेबल, आपकी बुक में होगा, मुझे पेज नंबर बताएं, वहाँ से इसकी टेक्निक बताता हूँ आपको। ये एकेडमिक में भी है, जीटी में भी है। जस्ट सी वेयर इज द टेबल एंड देन वील गो टू दैट पेज। 55 पेज पे, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स द टेबल, ठीक है। आमतौर पे हम इंग्लिश को कैसे रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। वही आइल्स के अंदर जो मैंने देखा है ना, मेनली टेबल जो है ना वो लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में आता है। इसके अंदर आपने रोज एंड कॉलम्स की बजाय ना नंबर्स को फॉलो करना होता है, यू विल फाइंड इट ईजी। आपकी लिसनिंग में भी ऐसे ही आते हैं टेबल्स, रीडिंग में भी ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखें तो ग्रोथ का एक कॉलम है, सिलेक्शन का एक कॉलम है और सेल का एक कॉलम है, ठीक है। मगर क्वेश्चंस का अगर आप सीक्वेंस देखें तो ग्रोथ वाले में क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्शन वाले में 5 और सेल वाले में 6 है। इट मीन्स कि वो टेबल आपसे रो वाइज रीड करवा रहा है, ठीक है। इस सीक्वेंस से आपने जाना होता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, आपका टेबल आ जाए या आपका फ्लो चार्ट आ जाए। फ्लो चार्ट की एग्जांपल भी देख लेते हैं, ये भी आपकी बुक में है, देखिए ज़रा कहाँ पे, पेज नंबर बताएं मुझे जल्दी से देख के। ये जीटी के पेपर में ज़्यादा आता है, एकेडमिक में भी है मगर जीटी में ज़्यादा ही। फ्लो चार्ट, हाँ जी मिल गया, नहीं, लबो लबो शाबाश। पेज 56 है, 156, ओके, जस्ट गिव मी अ सेक। ऑलराइट जी, दैट्स द एग्जांपल ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट और टेबल में एक बड़ा वाजिया डिफरेंस है, क्या होता है, अभी आपने टेबल भी देखा और ये फ्लो चार्ट भी है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेबल एंड अ फ्लो चार्ट, प्रेजेंटेशन वाइज। फ्लो चार्ट में और टेबल में एक वाजिया डिफरेंस ये है, फ्लो चार्ट में हमेशा एरोस लगे आते हैं। ये तो लीनियर है ना, कभी कभी फ्लो चार्ट हॉरिजॉन्टल भी आ जाता है, ठीक है। आपने फ्लो को मेजर करना होता है, तो जिस जिस तरफ एरो जा रहे हैं उस तरफ फ्लो जा रहा होता है। फ्लो चार्ट में आम तौर पे जो है ना प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जाता है, उस लाइक पैराग्राफ में या पैसेज में कोई ना कोई वो प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं और वो स्टेप वाइज उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इसलिए फिर फ्लो चार्ट में उसको ले जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट की प्रेजेंटेशन है, करना देखिए वैसे ही जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है। आपके पेपर में एक डायग्राम भी है, जीटी के पेपर में ही है, एंड पे जाके देखे कहाँ पे है, मैंने कल देखी थी तो मुझे कहीं नजर आई थी।
206, all right. All right, that's the diagram. अगर आज से पहले आपने कभी नहीं देखी है तो this is how it's going to be. ठीक है? वैसे ही आते no more than one word or two word and all that, and you pick it up. Definitely इसकी जो डायग्राम की explanation है वहाँ पे given होगी. Good. Presentations देख ली हैं. Coming back to the questions now. ठीक है ऑनलाइन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. ओके, टेबल, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इनकी फ्रीक्वेंसी पेपर में बहुत कम होती है. ठीक है, एकेडमिक में ज्यादा कम है और जीटीबी में थोड़ी सी ज्यादा है. ठीक है, मगर ये आते हैं. एक एक दफा आपने इसको टैकल जरूर कर लेना सो दैट यू नो हाउ टू डू इट. सिंपली इट्स अ वे ऑफ डूइंग एज वी डू द फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, उसने वर्ड्स आपको लेबल करवाए होते हैं, वो आपने डायग्राम को या टेबल को या फ्लो चार्ट को एज पर द लाइक कीवर्ड मार्किंग पैसेज से उठाना है और जाके वर्ड लिख देना. ठीक है, टेबल आ जाए, डायग्राम आ जाए, फ्लो चार्ट आ जाए. इनकी जो अच्छी बात है वो ये है, अगर ये जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं ये आमतौर पे मोस्ट प्रोबेबली सीक्वेंस पे तो होते ही हैं, एक ही पैराग्राफ से आंसर मिल जाता है, वन पैराग्राफ. ठीक है, मोस्टली. अब देखिए डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे. आपके एक पैसेज के अंदर राउंड अबाउट 13 या 14 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एकेडमिक का पेपर है चाहे जीडी का पेपर है. अगर मैंने एक टेबल आपको दे दिया और टेबल में मैंने 8 क्वेश्चंस पुट अप कर दिए, 8 सवाल, इसका मतलब है कि जो मैंने आधे क्वेश्चंस हैं आपके वो तो टेबल में पूछ लिए आपसे. तो फिर आपको क्या लगता है एक पैराग्राफ में आंसर होगा? नहीं होना चाहिए. दैट्स द लॉजिकल सेंस. गुड. अगर टेबल आ गया, डायग्राम आ गया, फ्लो चार्ट आ गया, उसमें 2-3 सवाल इसने पूछे, 4 पूछे, मोस्ट प्रोबेबली वो एक ही पैराग्राफ से आपको पिक करवा देगा. और अगर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं जिसमें मोर देन हाफ ऑफ द पैसेज कवर हो रहा है तो डेफिनेटली फिर एक पैराग्राफ में आंसर नहीं होगा, फिर कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में. ठीक है, इसमें जंप बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, आ सकता है बट इट्स वेरी रेयर कि अगर आ जाए तो. अदरवाइज मैंने भी जितने सवाल किए हैं 99% टेबल, डायग्राम, फ्लो चार्ट कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में आंसर होते हैं. ठीक है, यहां तो एक पैराग्राफ में मिल जाएंगे या कंसेक्यूटिव में. मेक सेंस? या आप लिख कर रख लें सो दैट अगर आपके पास कोई टेबल आ जाए, डायग्राम आ जाए, फ्लो चार्ट आ जाए, यू नो कि इसको कैसे सॉल्व आउट करना है, आंसर्स कहां पे होने चाहिए. यही वो चीजें जो फिर टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल करवाती है. हां जी, यहां तक मेरे साथ हैं? कोई बात ना समझ आ रही हो? गुड. नींद तो नहीं आ रही किसी को? श्योर? ये तो खड़ा करवा लेते हैं. श्योर, डन हो गया. सो हम अपने नोट्स कंप्लीशन की बात कर ली, सेंटेंस की कर ली, टेबल्स की कर ली है. ठीक है, समरी. इसके हमने दोनों टाइप्स देख लिए. हमने वर्ड बैंक भी देख लिया, विदाउट वर्ड बैंक भी देख लिया. पहली टेक्निक तो ये है कि ऑब्वियसली सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया. दे आर इन सीक्वेंशियल ऑर्डर और होता भी फॉरवर्ड ऑर्डर है. ठीक है, जो समरी है ना विदाउट वर्ड बैंक जो मैंने नीचे लिखी है, नो वर्ड बैंक मींस इसमें आपने पैसेज में से जाके 1 वर्ड, 2 वर्ड या 3 वर्ड एज पर द इंस्ट्रक्शन पिकअप करना होता है. गुड. ये समरी आमतौर पे मोस्ट प्रोबेबली 1 पैराग्राफ के अंदर मिल जाती है आपको. ठीक है, मगर अगर समरी बड़ी है जैसे मैंने टेबल का बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, फिर कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में होगी. ठीक है, either it will be in one paragraph or it will be in consecutive paragraphs. दो भी हो सकते हैं. बड़ी समरी आएगी तो 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, या कई बार टेक्स्ट में पैराग्राफ्स की लेंथ छोटी होती है, छोटे-छोटे पैराग्राफ्स बने होते हैं, तो फिर इसकी फिर एक पैराग्राफ से आंसर नहीं आता, वो 2 से 3 पैराग्राफ्स को कवर कर देता है, मगर होंगे कंसेक्यूटिव. गुड. जो समरी विद वर्ड बैंक है वो भी तकरीबन ऐसे ही है, या तो एक ही पैराग्राफ से मिल जाती है या कंसेक्यूटिव पैराग्राफ से मिलती है. मगर जो समरी वर्ड बैंक के साथ ना इसके अंदर एक ट्विस्ट है, बल्कि 2 ट्विस्ट हैं. वो ट्विस्ट में यहां पे लिख देता हूं. ठीक है, वो आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस.
ये जो मैं अभी लिखने लगा ना, ये सिर्फ समरी वर्ल्ड बैंक के लिए है। कभी कभी समटाइम्स पहला ट्विस्ट ये है इसका कि it can cover almost whole passage. जब समरी विद वर्ड बैंक आती है और उसके अंदर ना वो पैराग्राफ ए से लेके तो जो पैराग्राफ दिया मींस अगर 6 पैराग्राफ है ना तो पूरे आर्टिकल को समराइज करके समरी में डाल दिया होता है और नीचे वर्ड बैंक दे दिया होता है। क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चंस को करके समरी पे आते हैं और वो आम तौर पे जो समरी होती है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस की फॉर्मेशन कहाँ पे आती है। क्वेश्चंस की जहाँ फॉर्मेशन आती है ना वहाँ से भी पता लग जाता है कि आंसर्स कहाँ पे होंगे। पैसेज में सिर्फ देख के क्वेश्चंस पूछे कहाँ पे हैं। तो इसकी अगर प्लेसमेंट होती है ना एंड पे, जैसे आपके क्वेश्चंस है जी 1 till 13, पहले 4 सवाल आए एमसीक्यूज के, 5 आ गया आपके ट्रू फॉल्स के और उसके एंड पे उसने समरी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक, और उसने जो वर्ड बैंक दे दिया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसने पूरे पैसेज को उसने समराइज करके वहां पर डाल दिया। तो अगर आपको एक पैसेज से आंसर नहीं मिल रहा, दो से नहीं मिल रहा ना, तो ऑब्वियसली फिर उसने पूरा पैसेज कवर किया होता है। क्योंकि जब हेल्प गिवन होती है पेपर के अंदर तो उसके साथ कोई ना कोई उसने चैलेंज आपके लिए रखा होता है। क्योंकि अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया और आपकी इंग्लिश ठीक आपको सेंस बनानी आती है तो आप पैसेज को पढ़े बगैर उसमें से वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपने नीचे वर्ड बैंक से लिखना होता है। क्योंकि जब एग्जैक्ट वर्ड चाहिए होता है ना तब पैसेज पे जाना बड़ा जरूरी है। वर्ड बैंक के साथ विदाउट गोइंग टू पैसेज, हैविंग रेड द पैसेज, यू कैन स्टिल पुट अप द आंसर्स और ठीक भी हो सकता है। ठीक है, वो फिर चैलेंज इसमें कर देता है आपको, बट ये हर दफा नहीं होता, ये ट्विस्ट है, कभी कभी आएगा। ये आपके इन्हीं बुक्स के अंदर एक पैसेज है, उसके अंदर ऐसे इसने किया। दूसरा ट्विस्ट है इसके अंदर, वो भी वर्ड बैंक वाली के साथ आता है। इसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। शीशे में आप खड़े होते हैं तो यू गेट द ऑपोजिट इमेज। ठीक है, योर राइट लेफ्ट बिकम्स लेफ्ट इन द मिरर एंड सो ऑन। गुड। समरी हम कह रहे हैं कि कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स और फॉरवर्ड मोशन में सीक्वेंस में होती है, 100% ऐसी है। मिरर में क्या होता है, इसका उलट हो जाता है। आपको जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिला है ना, वो वहां से पीछे वाले पैराग्राफ्स में जाना शुरू हो जाता है, सीक्वेंस के अंदर ही है, कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स, मगर वो उससे पीछे होता है। फॉर एग्जांपल, आपको मिल गया है क्वेश्चन का, लाइक समरी का पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको मिल गया पैराग्राफ डी की सेकंड लाइन में। अब assumption तो यही है कि यार अगला आंसर डी में या आगे ई में और एफ में होना चाहिए। अगर समरी ने मिरर इमेज पे दिया ना तो वो डी से सी में और बी में चला जाएगा, पीछे जाएगा रिवर्स में, कंसेक्यूटिव में। अब ये कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है, वो गेम है कीवर्ड्स की। अगर आपको कीवर्ड मार्किंग आती है और वो स्ट्रांग है, आप अब एक सेंटेंस पिकअप करते हैं और जैसे ही आप अगले पे जाएंगे आपको पता लग जाएगा अगर समरी का क्वेश्चन कुछ और कह रहा है और जो टेक्स्ट है वो एंटायरली डिफरेंट बात कर रहा है। अगर आप और दो चार लाइनें पढ़ते हैं, अगर स्टोरी नहीं मैच हो रही है, क्योंकि आंसर कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होने चाहिए, इट मींस फिर आपको रिवर्स जाना चाहिए, प्रोवाइडेड उसमें वर्ड बैंक भी दिया हो। तो ये आपके लिए एक टिप होती है यार, इस तरह के क्वेश्चन को पीछे जाके देख लेते हैं कि पीछे ना आंसर हो। और इसीलिए वो क्वेश्चंस कई बार आपका इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं आपको, क्योंकि पता ही नहीं था कि मिरर इमेज से समरी बनी। ये ट्विस्ट है, ये हर दफा नहीं आता, ये कभी भी आता है। अदरवाइज जैसे आपकी दूसरी समरी है कि एक ही पैराग्राफ से आंसर मिल जाएगा या फॉरवर्ड सीक्वेंस ऑर्डर होगा, ये भी वैसे है। बस इसके अंदर जो टफ चैलेंज है उसकी वो गैप थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अटेम्प्ट करने का स्टाइल सेम है। हाँ जी, ये बातें लिखनी जो मैं बता रहा हूँ सारी, ठीक है, सो दैट यू नो कि अगर इस तरह आ जाए तो फिर टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन की टाइप कैटेगरी भी पता है, सो यू नो कि इसको फॉरन सॉल्यूशन के काम पे लेके जाना है, या फिर आप उसको चॉइस में छोड़ के बाद में भी आ सकते हैं। ऑलराइट, देन कम्स द शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल वैसी हैं जैसे आपके सेंटेंस कंप्लीशन है, फ्लो चार्ट है, एग्जेक्टिव हुई है, सीक्वेंस में होते हैं, इसमें ऐसा कुछ ट्विस्ट नहीं आता। गुड, तो सीक्वेंस ऑर्डर में चलते हैं। ऑलराइट, हमने भी बात की है सारे फिल इन द ब्लैंक्स की और इनके सीक्वेंस की, और इनमें क्वेश्चंस के साथ जो कुछ चंद बातें जुड़ी हैं क्वेश्चन टाइप से रिलेटेड, वो मैंने आपको हाईलाइट की है।
इसलिए जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ें आपको पता होना चाहिए कि ये नोट्स कंप्लीशन है, सेंटेंस है, लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस है, टेबल डायग्राम है, तो आंसर्स कहाँ पे होने चाहिए। फिर आप पिन पॉइंट करके फोकस करके पढ़ सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आंसर भी जल्दी मिलेंगे। वी गुड? यहाँ तक कोई सवाल हो, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ऑनलाइन फ्रेंड्स आपका किसी का फिलिंग द ब्लैंक्स वाले पोर्शन का एनी क्वेश्चंस? जी मैम। अच्छा, वो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस की टिप्स बता रहा हूँ आपको, वो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी इस पे चलते हैं अभी, ठीक है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। हाँ जी, यहाँ तक और कोई सवाल? गुड, ठीक है। All right, if we talk about the multiple choice questions, ठीक है, multiple choice questions again sequential order में और most probably consecutive paragraphs में, मगर इसमें भी कभी कभी जंप आ जाता है, ठीक है। 100% नहीं होता कि consecutive paragraphs में ही होंगे, ये आपने याद रखना, ठीक है। इसलिए बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाना, जैसे एक आंसर पैराग्राफ 1 से मिलके है तो दूसरा आंसर पैराग्राफ 2 में ही होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ना कीवर्ड मार्किंग जो है फिर आपको थोड़ा सा गाइड करती है हाउ टू डू दोस क्वेश्चंस। सेम गोस फॉर द ट्रू फॉल्स एंड यस नो कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स, या समटाइम्स देयर इज अ फॉरवर्ड जंप, इन सब में फॉरवर्ड जंप आएगा, बैकवर्ड जंप नहीं है। वो जो बैकवर्ड वाला है ना वो सिर्फ समरी वर्ड बैंक के अंदर आता है, इसमें आगे ही जाएगा काम। 2 पैराग्राफ का जंप भी आ सकता है, 1 पैराग्राफ का भी आ सकता है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। ये जो आपकी सेंटेंस कंप्लीशन है जिसके अंदर एक सेंटेंस दिया होता है और नीचे ऑप्शंस में बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस दिया होता है, इसके अंदर भी कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में होता है। अगर जंप आएगा तो फॉरवर्ड ही आएगा, कभी कभी आ जाता है। मैचिंग वाले वैसे ही हैपहैज़र्ड में, ये कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स इसका कोई लेना देना नहीं है, और कभी कभी एक ही पैराग्राफ में 2 आंसर भी होते हैं, वो हमने इंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी देख लिया। और हेडिंग्स का भी मैंने आपको बता दिया था, इसका लाइक सीक्वेंस से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू डू इट। यहाँ तक ओके? ऑलराइट, अब आ जाते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो आइल्स में क्या करते हैं, वो हर क्वेश्चन टाइप के ना कैटेगरीज में ले जाते हैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब नोट्स कंप्लीशन और अगर मैं सेंटेंस कंप्लीशन को देखूं, इसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल में तो कोई फर्क ही नहीं है। क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं, अगर मैं इंस्ट्रक्शन निकाल दूं तो आपको ये लगेगा फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस को कंप्लीट करना। गुड, इनमें बेसिकली फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क इनके लाइक लेवल ऑफ क्वेश्चन आस्किंग के अंदर है, ठीक है। एक बड़ी सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं, मैथ्स की, आपको समझ आ जाएगा। आप क्लास 1 में या 2 में है, मैंने आपको जमा तफरीक सिखा दी है, प्लस माइनस, तो क्या करूँगा मैं, आपको सिंगल डिजिट नंबर दूंगा, कहूँगा जी प्लस माइनस कर दें। जैसे जैसे आप बड़े लेवल पे जाते हैं, मैं डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में, 4 डिजिट्स में ले आऊँगा, फिर आपको फ्रैक्शंस में ले आऊँगा, करवाऊँगा आपसे बेसिक फंक्शन वही, प्लस कर दें या माइनस कर दें, मगर मैं प्रेजेंटेशन स्टाइल डिफिकल्ट करता जाऊंगा। मेक सेंस? चैलेंज आ जाता है वहाँ पे। ये बिल्कुल वही वाली स्ट्रेटेजी इन्होंने आइल्स में अप्लाई की हुई है। हर क्वेश्चन के अंदर एक इजी टाइप है और एक उसी की डिफिकल्ट वर्जन है, इसलिए मैंने इसको 2 पेयर्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। जो नोट्स कंप्लीशन है ना, ये आपकी ईजी टाइप है, ठीक है, इसलिए इसके आंसर बहुत जल्दी दस्ती मिल जाते हैं, ठीक है। मेकिंग सेंस? और जो आपकी सेंटेंस कंप्लीशन है, इवन दो वो भी इजी टाइप है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस, मगर नोट्स के मुकाबले में ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसका लेवल थोड़ा सा होता है। वोकैब वाइज कह लें आप, ठीक है, उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया होता है। गुड, क्योंकि नोट्स में वो बुलेट्स देते हैं और सेंटेंस कंप्लीशन में बाकायदा पूरा जुमला लिखा होता है। तो जब आप इसको पैसेज में जाके मैच करते हैं, कभी कभी वो 2 सेंटेंस के 3 सेंटेंस को उन्होंने लाइक कॉन्ट्रैक्ट करके 1 सेंटेंस पे कवर किया होता है। मेकिंग सेंस? सो अगर नोट्स और सेंटेंस आ जाए, नोट्स इजी हैं, सेंटेंस उसका डिफिकल्ट वर्जन है। इसी तरह अगर आप टेबल, डायग्राम और फ्लो चार्ट में चले जाइए, इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में, टेबल सबसे आसान होता है, फिर डायग्राम और फिर फ्लो चार्ट, ठीक है। मगर मैंने वैसे इसको अटेम्प्ट करके देखा, मेरे हिसाब से तीनों ना एक ही लेवल के ऊपर है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन स्टाइल उन्होंने डिफिकल्ट किया हुआ है। इनमें एज सच कोई मेजर डिफिकल्टी लेवल नहीं है, ठीक है। ओनली एंड ओनली डिफिकल्टी लेवल अगर आता है तो वो यहाँ तो फ्लो में है, अक्सर स्टूडेंट फ्लो को नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि प्रोसेस गिवन होता है, या डायग्राम्स के अंदर अगर कभी प्रॉब्लम आए तो वो लेबल को सही तरह से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि पूरी डायग्राम में अगर उन्होंने 5 चीज़ें लेबल करवानी है तो 3 चीज़ें ऑलरेडी लिखी भी होती हैं, वो कई बार वो मिक्स कर जाते हैं।
अदरवाइज ऐसा जिसमें कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है। समरी वर्ड बैंक वाली डिफिकल्ट है और विदाउट वर्ड बैंक ईजी है, ठीक है, क्योंकि जिसमें हेल्प गिवन होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए ट्विस्ट भी इसी के अंदर आता है। मिरर इमेज भी इसी का बनाते हैं और कभी कभी ऑलमोस्ट होल पैराग्राफ की समरी भी इसी के अंदर देते हैं। जो समरी जिसमें कोई हेल्प नहीं होती है, जिसमें से आपने पैसेज में से आंसर निकालना होता है, जिसको हम विदाउट वर्ड बैंक बोलते हैं, वो आमतौर पे वन पैसेज या उसमें आती है। अब ये आपको देखिए, अगर ये चीज़ें पता है तो ड्यूरिंग द पेपर अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगे हैं, इट मीन्स कि उसने टाइम ज़्यादा लेना है। अब आपके पास टाइम मैनेजमेंट यहीं से आती है कि यार इसको अभी अटेम्प्ट करूँ कि बाद में करूँ, या इसको पहले करूँ या इसको बाद में करूँ, या इसको छोड़ दूँ मैं दूसरे पैसेज पे चला जाऊँ वहाँ पे इजी वाले सवाल कर लूँ कि ये डिफिकल्ट वाला कर लूँ। उसके बाद एक्चुअली पेपर की स्ट्रेटजीज आती हैं, कब अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है और कहाँ से अटेम्प्ट करना है। सो ये इसकी इंसाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक मेरे साथ है। सेंटेंस कंप्लीशन, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका एज सच अपना एक डिफिकल्ट लेवल है। ये कह लें कि नोट्स और सेंटेंस कंप्लीशन से थोड़े से हार्डर लेवल के ऊपर होते हैं। गुड, शॉर्ट क्वेश्चन जो है। इसी तरह जो आपके एमसीक्यूज हैं, मैंने आपसे क्वेश्चंस पढ़ते हुए कहा था कि आपने ध्यान से पढ़ना है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा। जैसे लिखा था ना, राइटर्स व्यू, राइटर्स सजेस्ट, वो वाले फैक्चुअल नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। दोज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जिसमें राइटर का कोई जिक्र नहीं ना होता कि राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है, राइटर क्या सोच रहा है, राइटर क्या कह रहा है। वो फैक्चुअल होते हैं, उसमें सीधी सीधी बात होती है, उसका आंसर जल्दी मिल जाता है। इसलिए एमसीक्यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस टफ लगते हैं, वो क्वेश्चन खुद बताता है कि मैं टफ हूँ। अब आपके पास अगर 5 एमसीक्यूज हैं, उसमें से अगर 3 में पूछ रहा है राइटर सेज एंड राइटर डू दिस, तो समझ जाएंगे वो कॉन्सेप्चुअल व्यू पे सेट हुए हैं, उससे तो टाइम लेना ही लेना है, क्योंकि उसका लेवल उन्होंने सेट किया हुआ है। तो फिर यहाँ से अब आपको निकालने का तरीका आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन है, उसमें से 2 फैक्चुअल है और 3 कॉन्सेप्चुअल है, और पहले 3 ही कॉन्सेप्चुअल है, तो फिर आप आखिर वाले 2 पहले कर लें, ठीक है। सीक्वेंस में जाना है ना, आप रिवर्स सीक्वेंस में चले जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि ह्यूमन की ना एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचर है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट ही शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने कोई भी चंक उठाया ना, ट्रू फॉल्स का उठाया है, फिलिंग द ब्लैंक्स का उठाया है, तो उसका जो भी पहला क्वेश्चन होगा ना, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। करना भी चाहिए, आइल्स का मोटो यही है कि सीक्वेंस में होता है आंसर। मगर अगर क्वेश्चन टाइप्स डिफिकल्ट हैं, पहला सवाल ही डिफिकल्ट है और बाकी के 4 आसान है, तो वो पहला क्वेश्चन इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगा कि मैं बाकी के 4 को जल्दी जल्दी करूँगा हेस्ट में, और फिर मेरे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये ट्रैप्स हैं। आपको जब पेपर की अच्छे से नॉलेज होती है, आपको पता होगा कि यार मैं पहले नीचे वाले 4 कर लूँगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की ज़्यादा है, तो मैं ये वाला कर लूँगा। ऑर्डर तो चाहे ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, आपने तो सीक्वेंस को फॉलो करना है ना। मेकिंग सेंस? So that's how you decide on the given day in the paper कि अब मुझे इतने टाइम में कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए या कैसे करने चाहिए, जो कि मेरा स्कोर बना दे जितना आपको रिक्वायर्ड है। वरना सीक्वेंस का चक्कर में कई बार हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर देते हैं। मेकिंग सेंस? इसी तरह ट्रू फॉल्स में लिखा था मैच इंफॉर्मेशन विद द पैसेज, और यस नो में लिखा होता है क्लेम्स ऑफ द राइटर। क्लेम ऑफ द राइटर इज एक्चुअली राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना इज नॉट दैट इजी, ठीक है। अगर आप किसी की बात को सुनते हैं, अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन में चले जाएं, तो आप किसी के टोन से, किसी के लाइक जेस्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्स इस वक्त गुस्से में है, ये शख्स इस वक्त हमें समझा रहा है या प्यार से बात कर रहा है। टेक्स्ट में अगर ये बात आ जाती है, वो तो आप ही पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर पहचान ही नहीं है वर्ड्स की, वो तो आपने अपनी टोन में पढ़ना है ना। आपको क्या पता है कि एग्जामिनर यहाँ पे कुछ क्या कहने की बात कर रहे हैं या राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ज़रा अटेन करना थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है कि किस कैंडिडेट को कितना बैंड चाहिए या कौन सा कैंडिडेट किस लेवल पे है। स्ट्रेटेजी दोनों की सेम है, ट्रू फॉल्स भी वैसे करने हैं, यस नो भी वैसे करने हैं, बट अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आप फंस जाएंगे। गुड। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, एक टिप है, वो भी चले एंड पे कवर करता हूँ। सेंटेंस कंप्लीशन इन इट सेल्फ इसका कोई ऐसा लेवल नहीं है। अगर मैं मैचिंग पे आ जाऊँ, पर्सन और डेट ये इजी टाइप्स है, और पैराग्राफ मैचिंग इसी का डिफिकल्ट वर्जन है, ठीक है। या आपने भी करके देखा होगा, आपको पता है कि जहाँ पे प्रॉपर नाउन होता है या प्रॉपर डेट गिवन होती है नंबर्स के अंदर, वो फौरन से टेक्स्ट में पिन पॉइंट हो जाता है। यू कैन जस्ट गो टू दैट वर्ड, यू कैन रीड कपल ऑफ लाइन्स एंड यू विल गेट द आंसर।
तो उसमें कभी कभी पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ता, आप पिन पॉइंट जाके निकाल सकते हैं। गुड। और हेडिंग्स अपने ऑन में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और हेडिंग्स जो हैं वो काइंड ऑफ ये पैराग्राफ मैचिंग से रिलेटेड, इनकी टेक्निक काफ़ी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है बस इसके अंदर। हाँ जी, यहाँ तक बात ओके। हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिए, कौन से इजी हैं कौन से डिफिकल्ट है, ठीक है। अच्छा, आपको जो हमने बुक बना के दी है, जो हम लेक्चर्स में फॉलो करवाते हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक। इस बुक के अंदर आपने कभी एनालाइज किया कि क्वेश्चंस किस तरह के टाइप्स हैं? कभी ऐਵੇਂ दिल किया हो किताब खोल के देख लें सारी? हाँ जी, एनीबडी? नहीं? हाँ। ये सारी टाइप ऐसी है, सही कह रही हैं। ठीक है, एक एनालिसिस किया था, एक एनालिसिस आपको बता देता हूँ, ठीक है। या आप अपने इसी पेज के ऊपर लिख लें, लिख लें नोट्स कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, लिख रहे हैं ना? उसके बाद समरी, दोनों तरह की, वर्ड बैंक और विदाउट वर्ड बैंक। एमसीक्यूज, एमसीक्यूज आपके कन्वेंशनल वाले, जिसमें एक क्वेश्चन आता है और उसके साथ चार ऑप्शंस आती हैं, तीन आती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके फैक्चुअल एमसीक्यूज भी हैं और कॉन्सेप्चुअल भी हैं। गुड। अच्छा, और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नहीं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और पैराग्राफ मैचिंग। लिख लिया? मैं रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स कंप्लीशन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, समरी दोनों तरह की, वर्ड बैंक विदाउट वर्ड बैंक, एमसीक्यूज दोनों तरह के, फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल कन्वेंशनल वाले, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और पैराग्राफ मैचिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं इस बुक के ऊपर। ये जो बुक हमने आपको दी है, इसके अंदर हमने आपको 16 टेस्ट दिए हैं। पहले 8 एकेडमिक के हैं और बाकी के 8 जीटी के हैं। ये आपकी दोनों लेटेस्ट बुक्स हैं, 17 और 18, ठीक है। कैम्ब्रिज की जो बुक 17 है और बुक 18 है, उसको हमने अपने वर्जन में दिया आपको, क्योंकि हमने इसको A4 साइज़ पे प्रिंट किया। आपको पेपर एग्जाम में A4 साइज़ पे मिलता है, जो बाज़ार में बुक्स मिलती हैं वो उन्होंने छोटे प्रिंट पे दी होती हैं, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करें आपको वो वाला फील है, टेक्स्ट वैसा मिले, पेज की प्रेजेंटेशन वैसी मिले एंड ऑल दैट। आपने जाकर इसका एक जनरल एनालिसिस करना है, एकेडमिक का भी कर लें, जीटी का भी कर लें। ये जो मैंने आपको अभी 4-5 टाइप्स लिखवाई हैं ना, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती हैं। मैंने आपको 17 टाइप्स टोटल बताई हैं, उसमें से मैंने आपको कितनी लिखवाई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मीन्स नोट्स कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, समरी के अगर मैं दोनों टाइप्स डाल दूँ 4 हो गई, एमसीक्यूज की दोनों डालूँ फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल 6 हो गई, ट्रू फॉल्स 7 और पैराग्राफ मैचिंग 8। इनकी अक्रेंस सबसे ज़्यादा एग्जाम में करंटली एट द मोमेंट। बाकी भी सारे आते हैं जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, मगर ये वाली सबसे ज़्यादा है। जो सबसे रेयर अक्रेंस है वो कौन सी है इस वक्त? जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत कम है, मगर ऑब्सोलीट नहीं है। कोई आइल्स वालों ने बिल्कुल नहीं कहा कि हम ये देंगे नहीं, आ जाते हैं वी वंस इन अ ब्लू मून। एंड सेम गोज वो द सेंटेंस कंप्लीशन, ये वाले जो है, ठीक है। इसके अलावा आपको हेडिंग्स भी मिलेंगी, मगर आजकल कम कर दी है उन्होंने। पैराग्राफ मैचिंग बहुत ज़्यादा है, एवरी टेस्ट के अंदर एक एक दो दो दफ़ा पैरा, जीटी के पेपर में 2 दफ़ा पैराग्राफ मैचिंग आती है। सेक्शन 1 में पहला पैसेज पैराग्राफ मैचिंग है, और सेक्शन 3 में जाके फिर पैराग्राफ मैचिंग आती है। पहले में आता ना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं ट्रू है, वो पैराग्राफ मैचिंग है बेसिकली, और 3 में जाके, और एकेडमिक के पेपर में भी कभी कभी 2 दफ़ा पैराग्राफ मैचिंग आ जाती है। येस नो वाले क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी फिलहाल कम है, ट्रू फॉल्स की बहुत ज़्यादा, ठीक है। मगर अगर आपको दोनों आते तो दैट्स गुड टू गो, एक आ गए तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका मतलब है कि इन 5 से 6 या 8 टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं, वैसे देखें तो 1 2 3 4 टाइप्स हैं। इन 4-5 टाइप्स को अगर आप अच्छे से ग्रिप कर लेना, आपका 80 to 90% पेपर तो वैसे ही कवर हो जाता है, क्योंकि देखना होता है कि लेटेस्ट पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज क्या चल रही हैं,
कौन से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस पर तो ग्रिप करें। अगर आपको इनमें से क्वेश्चन से प्रॉब्लम है ना, तो फिर आपका पेपर जो है ना वो हर्ट होने वाला है काफ़ी। इट मीन्स ये वाले आपको अच्छे से आने चाहिए, बाकी भी आने चाहिए मगर इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा। हाँ जी, ए वाली गल समझ आ गई है? वी गुड? ठीक है, आप खुद एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरी बुक आपके पास है, इवन दो से पीछे वाले पे भी चले जाएंगे तो आपको कुछ यही वाला सीक्वेंस नजर आ रहा होगा। हाँ जी, ओके जी, अब मैं क्वेश्चन टाइप्स को वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, आई बिलीव इस पे मैंने आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इनकी टिप्स क्या हैं, इनकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं, ऑल दैट। यहाँ तक सब ओके है? ठीक हो गया। अब आ जाते हैं एक और चीज़ के ऊपर। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। मैंने एक सीक्वेंस बनाया है कि आप चाहे एकेडमिक रीडिंग करें चाहे जीटी की रीडिंग करें, 3 स्टेप्स के अंदर आराम से हो सकती है। ठीक है, जिसके अंदर स्टेप नंबर 1, ये अगर आपको पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो माय डियर फ्रेंड्स इसको ना इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आपको, स्पीड रीडिंग को। ये एक प्रॉपर मेथड है, एक टेक्निक है, इसके बगैर गुजारा नहीं है पेपर के अंदर। चाहे आप स्किम स्कैन कर रहे हैं, चाहे आप पेपर को रीड कर रहे हैं। ठीक है, स्किम स्कैन पे चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्किम स्कैन की टेक्निक को मुझे समझा सकता है आप में से? आप सारे आइल्स का लेक्चर लेते हैं, मिस अदब स्किम स्कैन पढ़ाती हैं, मिस रूज मोस्ट प्रोबेबली ये टेक्निक पढ़ाती हैं, और जितने भी यूनिवर्सल टीचर्स हैं यही बताते हैं स्किम स्कैन कर लें। क्या है स्किम एंड स्कैन? चलो जी, ऑनलाइन वाले को पूछ लेने हैं, जवाब आ गया। ठीक कह रही है जी, सैम इज सेइंग सर कैन यू सेंड द लिस्ट ऑफ द टाइप? यस सर, आई विल डेफिनेटली सेंड, डोंट वरी। हाँ जी, व्हाट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग? फेयर इनफ, ठीक है चलें। स्कैनिंग होती है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, उस वक्त आप बाकी सब चीजों को इग्नोर करते हैं और एक चीज पे फोकस्ड होते हैं। उस वक्त आप रीड बिल्कुल नहीं करते, यू आर पिन पॉइंटिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एक डेट है 1868, इसको ना इस पैराग्राफ में ढूंढ दें। आप कोई भी टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, आप सिंपल लाइंस पे होवर करेंगे एंड यू विल जस्ट पिन पॉइंट के 1868 कहाँ लिखा हुआ है। आप सिर्फ उस वर्ड को स्कैन करेंगे जाके। मेक सेंस? इसको हम स्कैनिंग बोलते हैं। स्कैनिंग करते हुए आप रीड नहीं करते बिल्कुल। ठीक है, आप पिन पॉइंट हो जाते हैं। स्किमिंग होता है कि जब आप किसी चीज को एक जनरल ओवरव्यू में पढ़ते हैं। अब जनरल ओवरव्यू का कॉन्सेप्ट आपने समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ जी एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ लें और अब मुझे बता दें इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। फर्ज कर लेते हैं वो पैराग्राफ 18 लाइंस का। आमतौर पे आपके आइल्स के अंदर जो पैराग्राफ्स आते हैं वो 10 टू 20 टू 25 लाइंस तक भी चला जाता है। तो 18 लाइंस का एक पैराग्राफ पिक कर लेते हैं हम। 18 लाइंस अगर आपने पढ़ ली हैं और मैं कहता हूँ जी मुझे बता दें, तो आप मुझे इसकी समरी दे सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। स्किमिंग का मतलब ही है, क्योंकि आपने उसको एक ओवरव्यू किया होता है। अब सिर्फ जाएं और अपनी थोड़ी देर के लिए ना क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर गौर करते हैं। नोट्स कंप्लीशन में 1 वर्ड आंसर, सेंटेंस कंप्लीशन में 1 और 2 वर्ड आंसर, समरी में पिक वर्ड फ्रॉम द पैसेज, शॉर्ट क्वेश्चन में 1 वर्ड आंसर, टेबल फ्लो चार्ट डायग्राम 1 वर्ड आंसर 2 वर्ड आंसर। अगर आपने स्किम किया है तो वो वर्ड किसने पिक करना था? वो तो 100%, 100 नहीं ज़्यादा हो जाएगा। आई बिलीव मैक्सिमम आप में से आंसर पिक नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपने जस्ट तो समझ लिया पैराग्राफ का। वो मुझे अगर ओरल बताना है तो वेरी गुड, बट द वे द क्वेश्चन इज आस्क्ड, आपको तो पिन पॉइंट एक वर्ड में आंसर देना। एक वर्ड भी आप आगे पीछे कर देते हैं, आपका तो आइल्स वाले बड़े जालिम हो तो आंसर गलत कर देते हैं। तो फिर अब मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप स्किम भी करें, स्किम इस तरीके से करें कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो कि आप पैसेज को पढ़ लें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक में आ जाएं। ये स्पीड रीडिंग आपको तब भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने खाली एक ओवरव्यू ले लिया है तो आंसर तो फिर गड़बड़ होगी। फिर आप क्या करेंगे? आप बार बार जाके 2 लाइनें 3 लाइनें 4 लाइनों को फोकस होकर पढ़ते हैं, एंड दैट इज वेयर द टाइम वेस्टिंग स्टार्ट्स। एक ही पैसेज को 3 3 4 4 दफ़ा पढ़ना, यही तो एलिमिनेट करना है। तो पहली दफ़ा क्यों नहीं सही पढ़ लें उसको? फिर स्पीड चाहिए, तो मैं स्किमिंग के साथ इसको फ्यूज कर सकता हूँ। गुड। अब ये टेक्निक है, इस पर अलहदा से आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, वो टेक्निक अलहदा है कि सेंटेंस कंप्लीशन आ गया तो पहला वर्ड यहाँ मार्क किया, सीक्वेंस में आ गया तो मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। वो पेपर की टेक्निक है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो जब पढ़ना है तो पढ़ना तो मैंने ही है या आपने ही है। तो आपकी अगर स्पीड स्लो है तो आपका टाइम नहीं मैनेज होगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे। और अगर आप बहुत तेज जा रहे हैं तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप गलत वर्ड पिक करेंगे। फिर हल क्या है? दैट इज़ द सोल्यूशन। स्पीड रीडिंग एक मेथड है, एक टेक्निक है। इसको जब आप प्रैक्टिस करते हैं या आपके ग्रिप में आ जाता है, इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। मेरा ज़ाती मानना है, अगर आपको स्पीड रीडिंग आ जाती है ना, पूरा पेपर आराम से पढ़ के हो जाता है। आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग को भूल ही जाएंगे कि वो क्या होती है। आप इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, प्रोवाइडेड आपने इस टेक्निक पे काम किया तो। मुझे ना तो बड़ा सा इफ इज अ क्वेश्चन मार्क हियर। वी गुड? ठीक है। मेरा एक जनरल सवाल है सबसे, ऑनलाइन फ्रेंड्स आपसे भी जो यहाँ पे भी है, आप में से कितने लोग लाइक मुताले का शौक रखते हैं, रीडिंग? ठीक है, बुक रीडिंग। अपने कोर्स की किताबों के अलावा कितनी किताबें पढ़ी हैं आज तक? रफली रफली 20 साल से, तकरीबन 20 साल के लोग बैठे हैं। कोई है 20 साल से कम? ठीक है, चलो 18 18 कर लेते हैं, 18 तो हो ना सारे। ठीक है, 18 ईयर्स ऑफ लाइफ आपके हो गए हैं, जिसमें से मैं पहले 10 साल माइनस कर देता हूँ कि आपको समझ ही कोई नहीं थी, आप ना बालिग थे। 11वें से शुरू कर लेते, 11 टिल 18 ईयर्स। 8 साल में कोर्स की किताबों के अलावा कोई और किताब कभी पढ़ी है? नॉवल पढ़ा है, दैट्स फाइन, दैट्स काउंटेड। आपने कोई रिसाला पढ़ा है, दैट्स फाइन। मगर बात है कि कभी पढ़ा है तो ओके, रेगुलरली पढ़ते हैं कुछ? अगर आप रेगुलरली पढ़ते नहीं हैं तो आपका तो रीडिंग का जो एक टेम्पो है वो डेवलप ही नहीं है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर में मैं 60 मिनट के अंदर एक चैलेंजिंग एग्जाम को सॉल्व करके 8 बैंड 9 बैंड में चला जाऊंगा? सपने बहुत अच्छे हैं, सपने अच्छे हैं, मगर उन सपनों को पाया तक मिल तक पहुंचाने के लिए जो करना है वो तो आप कर नहीं रहे हैं, या आपके पास स्किल नहीं है। तो ऐसे रातों रात तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, टेक्निक्स अपनी जगह पे, ये जो आप स्कोर ले रहे हैं ना अभी, 5 बैंड आ गया, 6 आ गया, ये समझे सिर्फ टीचर्स जो टेक्निक्स बता रहे हैं ना वो काम कर रही हैं। अगर आपको इससे इंप्रूवमेंट चाहिए तो फिर कुछ और डालना पड़ेगा। मेकिंग सेंस? अब इसकी समझ आ गई कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या जो मैं बताने लगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट जी, कमिंग बैक टू द स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग बेसिकली इज अ टेक्निक, और इसमें ये 5 इसके एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कि सिटिंग पोस्चर घर पे, ये क्योंकि एक ज़्यादा प्रैक्टिस आपने घर पे करनी है। ठीक है, एग्जाम में जब आप आते हैं हम तो आपको चेयर दे देते हैं जिसकी जो बैक है वो स्ट्रेट है। अभी जितने लोग आप बैठे हैं ये चेयर बिल्कुल स्ट्रेट बैक के साथ एकेडमिक चेयर्स हैं। अगर आप घर पे जाके कभी भी नोटिस करें ना, आपकी जितनी भी चेयर्स हैं डाइनिंग टेबल को छोड़ के, वो सारी चेयर्स ना रिक्लाइंड होती हैं, थोड़ी सी एंगल होता है उसका, किसी का 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है। सोफे को जाके देख लें, वो रिक्लाइंड होते हैं क्योंकि वो रिलैक्सिंग पोजीशन के लिए होते हैं। अगर आप बेड के बैठ के पढ़ते हैं, सोफे पे बैठ के पढ़ते हैं, तो समझे बस ये कभी भी नहीं होने वाला फिर ये वाली टेक्निक। ठीक है, इसके लिए श्योर करें कि आप स्ट्रेट चेयर पे बैठें। डाइनिंग टेबल की चेयर इज़ वन ऑफ द गुड। अदरवाइज अगर आपके पास कोई स्टडी टेबल एंड चेयर है, उसको कभी आप नोट करेंगे वो सीधी जो होती है इसकी बैक, उस पर पढ़ना है। अच्छी बात यह है कि टेक ना ही लगाएं तो बेहतर, टेक नहीं लगानी है आपने। ठीक है, पढ़ते हुए कोशिश करें कि सीधा बैठे। मैं स्पीड रीडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, अगर आप टेबल यूज करते हैं ना तो दैट्स इवन बेटर। फिर आप जरा टेक्निक को और अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो आपकी टेबल और चेयर का लाइक हाइट इस तरह से एडजस्ट होना चाहिए कि आपकी दोनों एल्बोज आपके टेबल के ऊपर आराम से प्लेस्ड हो जाए। ये एक क्लासिक पोजीशन है डाइनिंग टेबल की। जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, आपके जो दोनों एल्बोज है आराम से आपके टेबल के ऊपर आ जाती है, वो एक कंफर्ट पोजीशन है। उसमें आप स्ट्रेट होते हैं, खाना बहुत आराम से अच्छी तरीके से खाया जाता है। गुड? पढ़ने के लिए या स्पीड रीडिंग के लिए इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू यूज अ टेबल एंड अ चेयर, एंड इस तरह से बैलेंस्ड हो कि आप कंफर्ट पोजीशन में हो। इस तरह आपके शोल्डर जो है ना वो थकेंगे नहीं। एग्जाम में जो आपको टेबल चेयर मिलता है वो इसी लेवल का मिलता है। वी गुड? इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड आपने कर जाना, जैसे थोड़ा सा आगे झुकते हैं। तो सीधा बैठना अपने वजन पे, टेबल के ऊपर एल्बोस रख लेनी है, पेपर आपके सामने हो, थोड़ा सा झुक के आपने इसको पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं अटैकिंग पोजीशन। नाउ दैट इज द आइडियल पोजीशन टू कीप योर ब्रेन इन द मोस्ट एक्टिव फेज व्हाइल रीडिंग। दिमाग को सबसे एक्टिव रखने के लिए सबसे एक परफेक्ट पोजीशन है रीडिंग करते हुए। अगर आपको कभी भी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है ना, तो बस समझ जाए कि आपकी बॉडी इस वक्त रिलैक्स पोस्चर में।
इससे नींद आती है। आप एक्टिव मोड में पढ़ें, आपका ब्रेन कभी भी आपको सोने नहीं देगा, उसको पता है एक्टिव मोड में। मेक सेंस? ये पहला असूल है अगर स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि एग्जाम में कोई सोफा नहीं मिलना। गुड ना, आपको उन्होंने बेड देना है, कहते बैठ के पढ़ लो, तो उसे इतनी तैयारी कर दे रहे हो। एग्जाम में तो टेबल चेयर मिलना है, तो प्रैक्टिस भी तो वैसी करें ना, ताकि आप उसको एग्जीक्यूट करें। वन थिंग। दूसरा है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, दिस स्टेप, ठीक है, ये मोस्टली काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स करते हैं। आपने जब भी पढ़ना है, जिस लाइन को, जिस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं, अपनी पेंसिल को उसके साथ मूव करें और अपनी आइज़ को फोकस रखें ऑन द टेक्स्ट विच यू आर रीडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन। एग्जाम में आपके इर्द गिर्द बहुत सारी मूवमेंट होती है, लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग वर्क, उसके अलावा जो पेज टर्निंग है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, ये एक डिस्टर्बिंग नॉइज़ है, मगर इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते आप, ये एग्जाम में होना ही होना है। जहाँ पे भी आप जाएंगे 100-200 बंदा पेपर दे रहा है, हर बंदा डिफरेंट पेज के ऊपर है, बार बार पेज टर्निंग की वॉइस आ रही है, इसकी डिस्ट्रैक्शन होती है। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन एब्जॉर्ब कर रहा है सारा कुछ और वो प्रोसेस में डाल देता है, तो क्या होता है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन अगेन 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 ब्रेक होती है। आप अगर आई हैंड कोऑर्डिनेशन को फ्यूज कर देते, बेसिकली आप अपने ब्रेन को ट्रेन करें क्या, जहाँ पे मेरी फिंगर है या मेरी पेंसिल है वहीं पे फोकस करो। तो बेसिकली इट्स जस्ट अ ट्यूनिंग एक्सरसाइज, फोकस करने की टेक्निक है। गुड। तीसरा है रीडिंग चंक्स। आपने एक टाइम में एक वर्ड नहीं पढ़ना, ये कैसे करना है उसकी मैं अभी हेल्प आपको बताऊंगा कहाँ से लेनी है। चौथा है नो वोकलाइजेशन, आपने ऊंचा नहीं बोलना, ठीक है, पेपर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। कुछ लोग हैं जो हमिंग या बी साउंड के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, इससे स्पीड स्लो होती है, इस चीज़ को एलिमिनेट करें। प्लस एग्जाम में आपके आगे पीछे दाएं बाएं जो भी बैठा होगा, अगर वो कंप्लेन करता है कि जी मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इन्विजिलेटर्स बार बार आके आपको मना करेंगे। इसका मतलब कि कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन खुद होगी आपको, सो दैट इज़ नॉट गुड। अगर ऐसा करते हैं तो इस चीज़ को एलिमिनेट करें, ठीक है। पांचवा सब वोकलाइजेशन, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप ये पहले 4 स्टेप अच्छे से कर लें, तो कई बार होता है कि हमें अपनी आवाज़ हमारे अंदर आती है, तो वी नीड टू कीप इट एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। कि एलिमिनेट नहीं होता है, ये मिनिमाइज हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो हम 8-10 हफ्ते में आइल्स करना चाहते हो तो ये 8-10 हफ्ते की गेम नहीं है, ये जो 5वां बुलेट है। मगर जो पहले 4 हैं ये सिंगल गो में आप कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे साथ है? ठीक हो गया। अब थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। आप सबके पास इंटरनेट आ रहा होगा, इंटरनेट आ रहा है, फ़ोन निकाल लें ज़रा, इंटरनेट ऑन कर लें अपना। ऑनलाइन फ्रेंड्स, आप तो ऑलरेडी इंटरनेट ऑन पे हैं। मैं एक वेबसाइट ये मैंने लिखी है exlareader.com, गूगल में जाएं, ये टाइप इन करें और ये पेज खोलें, देखिए क्या खुलता है, exlareader.com। करें ज़रा, ठीक है, फिर यहाँ से मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। हाँ जी, मैं भी ओपन कर दूँ ज़रा। ऑनलाइन फ्रेंड्स, मैं गूगल शेयर कर रहा हूँ अपना, ठीक है, यहाँ से आप भी देखें, ठीक है। सिंपली टाइप इन एक्सेलरेटर, ACCELAREADER, ठीक है। सबसे टॉप पे देखिए क्या आ रहा है, एक्सला रीडर स्पीड रीडिंग टूल, RSVP रीडर। गुड। अब आप जरा मुझे बोर्ड पे फॉलो कर ले, करना क्या। ये सिंपल टूल है, ये वेबसाइट है, ये एप्लीकेशन नहीं है। ये एक्चुअली आपको टीच करेगी कि चंक्स में कैसे रीड करना है। हम एक्चुअली कैसे रीड करते हैं हमें खुद भी नहीं पता। मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट्स रीड 1 वर्ड एट अ टाइम। आप अपने ब्रेन को सिर्फ एक ही वर्ड फीड कर रहे हैं, तो एक ही वर्ड पढ़ता है, एक एक वर्ड करके वो पूरा जुमला बनाते हैं, फिर उसको सेंस आती है, तो ये स्लो प्रोसेसिंग हो जाती है। अगर आप अपने ब्रेन को एक ही साथ 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स इकट्ठे दे देते हैं, वो फ्रेज में जल्दी पिकअप करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग जल्दी डेवलप होती है। इस तरह फिर आपकी स्पीड तेज हो जाती है और आपका पूरा टेस्ट पैराफ्रेजिंग पे टिका हुआ है। सिनेमाइज तो करते नहीं है वो, कभी कभी सिनेमाइज कर देते हैं, वरना एक स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं। फ्रेज में पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। गुड। इसका नहीं कि रीडिंग स्टाइल नहीं ठीक,
हमारा रीडिंग स्टाइल ही हमें लैग बिहाइंड कर रहा है, तो रीडिंग स्टाइल ठीक करना है। इस पर अगर आप क्लिक करें, मुझे ज़रा अपने बोर्ड पे फॉलो करना है यहाँ पे। चलो भाई ओपन हो जाओ, नहीं हो रहा ओपन, एक सेकेंड। एज यू क्लिक ऑन इट, इट ओपन्स दिस काइंड ऑफ एन इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे उनका एक डिफॉल्ट टेक्स्ट ऑलरेडी पेस्टेड है। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सिलेक्टेड। अगर आप इसको डेल करेंगे ना तो डिलीट हो जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर यू कैन पेस्ट योर ओन टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट उठाएं, मोस्ट प्रोबेबली अपना आइल्ट्स का पेपर उठाएं, पूरा पूरा पैसेज इसके अंदर पेस्ट हो जाता है। अभी मैंने वहाँ से एक जो पैराग्राफ है ये वाला मैंने कॉपी किया है यहाँ से, और इसको अगर मैं टेक्स्ट में डालूँ तो यहाँ पे मैं इसको अगर पेस्ट करूँ तो ये मैंने आपके एक टेक्स्ट का पैसेज उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे पूरा पूरा आर्टिकल पेस्ट हो जाता है। न्यूज़पेपर का उठा लें, किसी भी वेबसाइट से उठा लें जहाँ से कॉपी पेस्ट हो सकता है, जस्ट कम एंड पेस्ट इट हियर। गुड। जब आप इसको पेस्ट करते हैं आपने क्लिक करना है बिगिन पे, और वो आपको इस पेज पे ले आएगा। दिस इंटरफेस कम्स। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी सेटिंग्स एडजस्ट करनी है। ठीक है, इस वक्त सेटिंग कुछ और है, मैं सेटिंग एडजस्ट करता हूँ। ये वाला पेज आप ओपन कर लें। ठीक है, ऐसे सेटिंग आ जाएगी। सबसे टॉप पे लिखा हुआ है वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे स्पीड अभी 300 पे सेट हुई है। 300 बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। आम तौर पे आप अगर अपनी कभी स्पीड टेस्ट करें ना, उसकी भी वेबसाइट बताता हूँ मैं कौन सी है। ऑन एवरेज कैंडिडेट्स जो है ना 200 के करीब होता है, या 200 से नीचे होगा। अगर तो आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो आप 200 से ऊपर भी हो सकते हैं, और अगर आप कभी कभी पढ़ते हैं जैसे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो फिर 200 से नीचे होंगे। एग्ज़ाम में आपने यहाँ अच्छा एग्ज़ाम करने के लिए आपका जो टारगेट है ना वो 250 की स्पीड होना चाहिए। आपने अपने आप को 250 वर्ड्स पर मिनट पे लेके आना है। अब इसका रीज़न क्या है? ठीक है, आइल्ट्स का एक पैसेज एकेडमिक है चाहे जीटी का है, उसमें 750 से 900 वर्ड्स होते हैं। मैं 900 वर्ड ही लगा लेता हूँ, बड़ा पैसेज आ गया। अगर आपकी 250 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो आप तो 4 मिनट में पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, इसका मतलब है कि अभी आपकी स्पीड बहुत स्लो है। अब स्पीड रीडिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि तेज से पढ़ लेना। स्पीड रीडिंग का मतलब होता है कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे समझ आ रहा है। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा फिर आप ओवर स्पीड हो गए। मेक सेंस? ठीक है, 250 में आपको टारगेट दे रहा हूं कि यहां तक अपने आप को ले आए। अदरवाइज आप 200 प्लस में है ना और 250 के करीब करीब है तो आपका ये जो आइल्ट्स का पेपर है ना ये 1 घंटे में आराम से मैनेज हो सकता है। दैट्स द टारगेट। और स्पीड रीडिंग के लिए सिर्फ पढ़ना है, कोई पेपर सॉल्व नहीं करना, जस्ट रीड रीड एंड रीड। सिंपल एक प्रैक्टिस है। डेली में अगर आप एक 15 मिनट आधा घंटा डेडिकेट कर दें, यार ये आधा घंटा सिर्फ रीडिंग ही करनी है। आइल्ट्स का पैसेज खोलें, पूरा पैसेज पढ़ें, अगला खोलें, पूरा पढ़ें। इसमें डाल के पढ़ेंगे तो फिर आपको चंक्स में भी पढ़ना आ जाएगा। भारत अभी मैं 250 की स्पीड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है चंक साइज। हम बाय डिफॉल्ट 1 वर्ड ही पढ़ते हैं, अभी मैं इसको 1 वर्ड पे रहने दूंगा। बाकी चीज़ों को कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, और ये जो पहले बॉक्सेज हैं इन तीनों को चेक लगा देना आपने। ये सेटिंग्स हैं, वो जुमला पूरा करेगा, फुल स्टॉप्स का ध्यान रखेगा, ये इसमें लिखा होगा। मैंने इसको कर दिया क्लोज, मेरी सेटिंग ओके है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू टेक्स्ट। टेक्स्ट वही है मेरा जो मैंने पेस्ट किया था, बिगिन। ठीक है, सेटिंग नहीं चेंज की इसने, 250 सेव। ठीक है, 250 वर्ड्स पे आ गया ये। ठीक है, इस वक्त जो मैंने पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट किया है उसमें 131 वर्ड्स है, वो नीचे लिखा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मेरी 250 की स्पीड है ना तो मैं तो इसको अंडर 1 मिनट पढ़ सकता हूँ। 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आई कैन रीड दिस पैराग्राफ मोस्ट प्रोबेबली इन 40 सेकेंड्स। दैट्स यू कैन अचीव। अगर आप एक टाइम में एक वर्ड पढ़ते तो पढ़ा कैसे जाएगा? ठीक है, लेट्स जस्ट डू द प्रैक्टिस। जैगम यार ना करो प्लीज, है मैं भी लिख रहा हूँ कुछ। ठीक है, सुने जरा क्या बात हो रही है। जस्ट सी कि यहाँ पे कैसे डिस्प्ले आता है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं पढ़ा जाएगा, और अगर पढ़ रहे हैं तो समझ कुछ नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं ओवर स्पीड। अगर हम बहुत तेज पढ़ते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा देन देयर इज नो पॉइंट इन रीडिंग। अब मैं आपको चंक साइज की वैल्यू बताने लगा। मैं दोबारा सेटिंग पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे जो चंक है ना 4 का कर देता हूँ
कि मैं एक टाइम में 4 वर्ड्स पढूं, मेरी आदत हो जाए 4 वर्ड्स इकट्ठे पढ़ने की और मैं अपने ब्रेन को 4 वर्ड्स दूं। गुड। सेटिंग में 250 स्पीड ही रखते हैं, 4 वर्ड्स कर दिए मैंने, इसको दोबारा सेव किया। ठीक है, न्यू टेक्स्ट पे गया, बिगिन, सेटिंग मेरी सेव्ड है, गुड हो गया, वंस अगेन सेव, लेट्स रीड। अब उसने 4 वर्ड्स डिस्प्ले करना है और आपने अब देखना है कि कितना पढ़ा जा रहा है और क्या समझ आ रही है। हाँ जी, मेकिंग सेंस। स्पीड अभी भी 250 ही है, सिर्फ चंक का साइज 4 कर दिया। इसका मतलब है अगर मैं अपने आप को ट्रेनिंग में ले आऊँ कि मैंने एक साथ 4 वर्ड्स पढ़ने हैं या 3 वर्ड्स पढ़ने हैं, मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगी, मुझे समझ भी ज़्यादा आएगा, मैं पेपर को आराम से पढ़ के भी सॉल्व कर सकता हूँ, स्किमिंग एंड स्कैनिंग के अलावा भी। या अगर मैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग ही करना चाहता हूँ तो स्किमिंग करते हुए आई कैन रीड एट अ वेरी गुड स्पीड विद अंडरस्टैंडिंग, मुझे सारी समझ आ जाएगी, मेरा टाइम भी मैनेज होगा, मेरा पेपर भी सॉल्व होगा, आंसर्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, बाकी भी टेक्निक्स काम करती हैं। अब ये देखिए सिर्फ रीडिंग की बात कर रहा हूँ, पेपर सॉल्व करने के अलावा प्रैक्टिस है ये। अगर हमारी रीडिंग ठीक नहीं है तो फिर सॉल्व करना तो दूर की बात होगी। मेकिंग सेंस। ये जो वेबसाइट है ये फ्री है, exlareader.com में पूरा डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेक्चर भी शेयर होगा। ट्राई टू यूज़ इट माय फ्रेंड्स। ये आप डेली की एक रूटीन बनाएं कि मैंने 15 मिनट आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है। वी गुड। आप देखेंगे आपकी जो रीडिंग है ना वो कितनी इंप्रूव होगी और आपका स्कोर जो है ना जंप होना शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड टेक्निक्स आपको आती हैं। हाँ जी, मेरा ख्याल है यहाँ तक बात समझ आ गई है। ठीक है, ओके, गोइंग बैक टू दैट सेम पेज। मैं अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ। जी मिस जी। सदफ जी वो तो मशहूर ज़माना एक ही वेबसाइट है grammarly.com, आप उसको यूज़ एब्सोल्युटली हर चीज़ हाईलाइट कर देते हैं, मगर उसमें उसका डेमो आप रहने, अभी मैंने रीडिंग का कुछ बताना है। आप अगर ग्रामरली की वेबसाइट यूज़ करें ना, उसमें 3 वर्जन्स हैं, एक बेसिक वर्जन है जो कि फ्री है और उसमें लिमिटेड है, वो आपको मिस्टेक्स हाईलाइट कर देते हैं मगर करेक्शन नहीं देगा। अगर आप उसको मेंबरशिप लेते हैं तो देन इट कैन डू करेक्शंस फॉर यू, बट अगेन उसमें ऑलमोस्ट आप सेलेक्ट कर लें, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स है, कह लें कि पूरा एआई टूल है, उसमें सारी ग्रामर उन्होंने डाली हुई है। तो कई बार वो इतनी एडवांस चीज़ें बताता है कि अगर आपको उसकी समझ नहीं है ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बता रहा है मुझे। तो उसमें फिर आप अपने लेवल के मुताबिक जो ना उसको सेलेक्ट कर लें, उसमें ऑप्शन आती है कि कितने लेवल्स पे आपको चेक चाहिए। ठीक है, बट grammarly.com इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स टू गो फॉर इट। अच्छा जी, ये तो होगी रीडिंग की प्रैक्टिस कि आपने अपने आप को स्पीड अप कैसे करना है। अगर आप गूगल पे जाके सिर्फ लिखें ना स्पीड रीडिंग टेस्ट, एक और वेबसाइट खुलती है। अब अगर मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो ये वाली वेबसाइट तो सिर्फ बता रही है कि जो मैं तेज पढ़ सकता हूँ, इसका टेस्ट कौन करेगा, इसके टेस्ट के लिए भी एक वेबसाइट अवेलेबल है। ठीक है, अगेन अगर मैं आपको गूगल पे ले जाऊँ, आप एक नया पेज ओपन कर लें, और अगर आप सिर्फ गूगल पे लिखे स्पीड रीडिंग टेस्ट, जो सबसे पहला लिंक खुलता है वो है swiftread.com। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दें, इसको अगर मैं बड़ा कर लूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है टेक द फ्री रीडिंग टेस्ट। ठीक है, मुझे ज़रा यहाँ पे फॉलो कर लें, ज़रा जल्दी जल्दी कर लेंगे। आप इसको क्लिक करें, वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है, आप इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आइल्स की तरह कोई भी एक रैंडम पैसेज जनरल नॉलेज का उठा के यहाँ पे डाल देता है। ठीक है, अब वो कहता है जिसको पढ़ लें आप, इसको पढ़ने का कोई टाइम नहीं यहाँ पे आ रहा, वो आपने इसको एज फास्ट एज पॉसिबल पढ़ने की कोशिश करनी। ठीक है, जब आप इसको पढ़ लेते हैं, आपने कर दिया एंड टेस्ट,
साथ ही वो आपको क्वेश्चंस दे देते हैं एमसीक्यूज टाइप्स के, ठीक है। वो इसी टेस्ट पे डिपेंडेंट है जैसे आप कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। अब आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते रेफरेंस के लिए, आपने बस वो एक ही बार पढ़ना है, समझ के अब यहाँ पे आपने आंसर मार्क करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सबको फिलहाल ए मार्क कर देता हूँ, और आपने इसको सबमिट कर देना है, उसने साथ ही आपको रिजल्ट दे देना है। अब वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जी इस वक्त आपने 738 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से रीड किया। जैसे भी मैंने बस खुला था और फौरन से मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर आप वाकई इसको पढ़ रहे हैं तो आपने कितनी स्पीड से रीड किया वो यहाँ पे वर्ड्स पर मिनट आ जाएगा। अब आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्स्ट्रा रीडर पे 250 वर्ड पर मिनट को और आपको लगता है जी मैंने अचीव कर लिया, ये उसको टेस्ट कौन करेगा? दिस इज द वेबसाइट टू टेस्ट कि हाँ वाकई वो स्पीड है भी है कि नहीं है। पहला चेक। दूसरा, ये जो आ रहा है ना कॉम्प्रीहेंशन, ये आपके नंबर आ रहे हैं कि कितने आंसर आपने ठीक किए हैं। 4 थे, इसका मतलब कि एक हमारा बाय डिफॉल्ट ठीक हो गया, 3 गलत हो गए। यहाँ पे जो आपका स्कोर है ना, वो आपका स्कोर मैं आपको एक हाईलाइट कर देता हूँ कि कितना होना चाहिए। आपका जो कॉम्प्रीहेंशन का स्कोर है ना, ये 75% से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने से नीचे नहीं होना चाहिए? अगर आपका स्कोर 75% से नीचे है ना, तो समझिए जितनी भी स्पीड आप लगा रहे हैं वो ओवर स्पीड है। इसका मतलब कि अगर आपने 4 सवाल अटेम्प्ट किए हैं तो 3 ठीक होने चाहिए इस मेथड के साथ, मीन्स तेज पढ़ने के अलावा भी। आप तेज से पढ़ तो रहे हैं, सवाल ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर तेज पढ़ने का तो मुझे कोई फायदा ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक मिलेगा कि अगर मेरे 75% ठीक हो रहे हैं ना, वो आपको पता लगेगा यार इतनी स्पीड जो है ना मेरी अचीव हो चुकी है, आई एम रीडिंग विद दिस स्पीड, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद अचीविंग इट। वे गुड। इस वेबसाइट पे एक हफ्ते बाद भी आप आ जाए तो गुड टू गो, सिर्फ चेक करने के लिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। एक्सला रीडर पे आपको रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जरा कहते यार केड़े स्यापे च पाता है, मैं नहीं करना सर, तुसी बहुत आज कुछ दस ऐसे नहीं कर सकते, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे कोई और तरीका बताएं सर, ये तरीका मेरे लिए ठीक नहीं है। क्या ख्याल है ना ऐसे बैठे हुए, ठीक है। देसी जुगाड़, ये तो टेक्निकल और लाइक जैसे हम आजकल टेक्नोलॉजी में तो यूज़ करना चाहिए क्योंकि फ्री टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग से बाहर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ यार साढ़े को नहीं होना सर जी, ए टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं कर सकते, देसी जुगाड़ कर सकते हैं। आप अपना एक आर्टिकल लें, जैसे आइल्स के एक पैसेज पकड़ें, उसमें टाइमर सेट कर लें, उसको अपनी तरफ से ट्राई टू रीड इट एज फास्ट एज पॉसिबल, मगर टाइम उस पर लगाएं 5 मिनट का, 6 मिनट का टाइमर, और कोशिश करें कि इसके अंदर उसको फिनिश करना है मैंने, ठीक है। मैंने आपको कहा है अगर आप 250 की स्पीड अचीव कर लेते हैं, लेट्स सपोज, या 210, 220, 230 वर्ड्स पर मिनट पे आ जाते हैं, तो 3 से 4 मिनट के अंदर आप अपना पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं, ये आपका बेंचमार्क सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस ही करनी है ना, तो आप 5 मिनट का टाइमर लगाएं और कोशिश करें 5 मिनट के अंदर आर्टिकल कंप्लीट पढ़ना, ना यूज़ करेंगे। मगर उस पर फिर इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप चंक्स में रीड करेंगे, फिर आप 1 वर्ड एट अ टाइम ही पढ़ रहे होंगे। एक्चुअली ये जो एक्सलर रीडर है ना, ये आपको सिखा रहा है कि 4 वर्ड्स कैसे पढ़ने हैं इकट्ठे, सिंपल। क्योंकि पढ़ना खामोशी में है, पढ़ना तेज है, तो ये तो आपको ही पता है ना आप कितने स्पीड से कितने वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ये तो कोई भी नहीं सुन सकता, इसलिए वो वाली वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यू कैन डू इट इन दिस वे एज वेल। हाँ जी, यहाँ तक ओके हो गया। ये था आपका स्टेप नंबर 1। तो स्पीड रीडिंग पे माय डियर फ्रेंड्स अलहदा से काम शुरू कर दें, बड़ा जरूरी है। आगे आ जाते हैं स्टेप 2, कीवर्ड मार्किंग। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो ऑब्जर्व किया कैंडिडेट्स को कीवर्ड मार्किंग आती ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कहूँ जी कीवर्ड मार्क करना एक स्टेटमेंट है, तो कीवर्ड कौन से कीवर्ड होते हैं स्टेटमेंट के अंदर? जो मेरे से पढ़ते हैं शाम को वो नहीं बोलेंगे, अभी जो दोपहर और सुबह पढ़ते हैं उनसे मेरा सवाल है, क्योंकि उनको तो मैंने बताया कीवर्ड्स क्या होते हैं। आई जस्ट वांट टू सी कि इफ आई गिव यू अ स्टेटमेंट एंड इफ आई से यू मार्क द कीवर्ड्स लाइक, और जी कीवर्ड क्या होता है अगर मैं कहूँ जी कीवर्ड मार्क कर ले, और फेयर इनफ, गुड, और जी मैं कहना अच्छा आगे उस्ताद जी, गुड हो गया। और जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट एग्जांपल ले लेते हैं,
मैं कहूँ जिसका कीवर्ड मार्क कर दें, क्या कीवर्ड्स हैं इसके? 1800 एंड 1850 और लंदन और ठीक है, मार्किंग भी कर लेते हैं साथ साथ जरा। ठीक है, some of you said London and some of you said 1800 and 1850, that's the keyword. डन हो गया। और इस स्टेटमेंट में कोई कीवर्ड है पहले बुलेट के अंदर? इंक्रीज्ड, और जी और हाँ जी, इसके अलावा और कुछ है कीवर्ड के? बस यही है। चलें ठीक है, उसको तो हम अलग करते हैं, अभी सिर्फ इस बुलेट पे, इस वाले बुलेट पे, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है। इसके अलावा कोई और कीवर्ड है? वी गुड? क्या कह रहे हैं? मिस्टर भी पहले वाले बुलेट पर, वो तो सेकंड बुलेट आ गया ना, वी विल स्टे ऑन द फर्स्ट बुलेट। अच्छा ठीक है, आपने भी मंडे को क्लास ली एंड समबडी ऑफ यू आस्क्ड अबाउट द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखिए रीडिंग और राइटिंग ना मिले हुए हैं दोनों। अगर आपको लिखना आता है ना तो फिर आपको पढ़ना भी आता है, और अगर आपको पढ़ना आता है तो फिर आपको लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, ये वाइस वर्सा चलते हैं। सेम गोज फॉर द लिसनिंग एंड रीडिंग। अगर आपको लिखते हुए इसकी पहचान है कि मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहा हूँ, तो पढ़ते हुए भी आपको पता नहीं चले कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। मेक सेंस? ठीक है, मिस ने एक और चीज़ बताई थी, उसमें मिस ने जिक्र किया था रिलेटिव क्लॉजेस का। ठीक है, सिंपल अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ, एक जुमला होता है जो कि स्टैंड अलोन काम करता है, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एक होता है सॉरी इंडिपेंडेंट, और एक होता है जो कि आधा जुमला होता है। ठीक है, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज वो होता है जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब जब आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तीन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना होता है रीडिंग करते हुए। आर्टिकल्स का बहुत ध्यान रखना होता है, आर्टिकल्स में आंसर छुपे होते हैं। तीन ही आर्टिकल्स हैं इंग्लिश के अंदर, दी, एन और आ। पहला वर्ड दी है, आप सब ने किसी ने इसको कीवर्ड नहीं मार्क करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिलेटिव क्लॉजेस। ये लंदन का वर्ड हो सकता है, ये लंदन अंडरग्राउंड के ऊपर बना हुआ है। लंदन का वर्ड तो पूरे पैसेज में पता नहीं कितनी बार लिखा होगा। मेक सेंस? दूसरा, 1800 और 1850 में जरूरी नहीं कि सिर्फ यही वाला काम हो, और भी तो काम हो सकते हैं। ये कोई डेड श्योर थोड़ी कि उसमें सिर्फ यही वाला वाक्य लिखा होगा जो स्टेटमेंट में लिखा होगा। तब क्या होता है, जब हम ये वाले कीवर्ड मार्क करके जाते हैं तो डी ट्रैक होने के चांसेस बेशुमार हैं। इट मीन्स के कीवर्ड मार्किंग ठीक नहीं हुई। ठीक है, अब मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट अभी दिखाया, मैंने कहा कि दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। किधर गया? एक होता है प्राइमरी कीवर्ड, एक होता है सेकेंडरी कीवर्ड। पूरी स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन में से चंक्स नहीं उठा सकते कि ये वाला वर्ड पिक कर लिया, ये वाला वर्ड पिक कर लिया। हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसमें प्राइमरी कौन सा है और इसमें सेकेंडरी कौन सा है। प्राइमरी कीवर्ड आपको लोकेशन पे लेके जाते हैं, जैसे लंदन कहाँ लिखा है, 1800 कहाँ लिखा है, 1850 कहाँ लिखा है। सेकेंडरी कीवर्ड आपको वो वर्ड देगा जो कि आंसर है। मेक सेंस? अगर आप सही लाइन पे पहुंच जाते हो और आपको आंसर नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि आप सेकेंडरी कीवर्ड को इग्नोर कर रहे थे, आपको पता नहीं कि सेकेंडरी कीवर्ड भी मार्क करना था। इसलिए तो आप लाइन में पहुंच के वर्ड से लाइक मैच अप नहीं कर पाते। अब उसके वर्ड्स को दोबारा मैं मैच करवाता हूँ आपसे। ओके जी, अभी मैंने आपको क्या चंक्स में पढ़ना है। चंक्स में पढ़ने की एक्चुअली रीजन होती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ब्लैंक से पहले एक ही वर्ड है दी, इट्स एन आर्टिकल। इट मीन्स कि आंसर में कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज आने वाली है। दी का आर्टिकल हम स्पेसिफिक के लिए लगाते हैं, सर्टेनिटी जब होती है। दैट्स वन क्लू। आगे का लिखा है जी ऑफ लंदन। ठीक है, ये दूसरा कीवर्ड हो गया। तीसरा कीवर्ड है जी इंक्रीज्ड रैपिडली बिटवीन 18 एंड 50। अब जहां पे 1800 और 1850 है, उसके साथ इंक्रीज्ड भी आना चाहिए और रैपिडली उसका एडजेक्टिव लगा हुआ है साथ, वो भी आना चाहिए। अब आपने टास्क 1 भी पढ़ा होगा राइटिंग का, उसमें हम कितना इस पर फोकस करवाते हैं कि जब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि चेंज किस तरह का है, और वो लिखा हुआ है। अब ये वर्ड्स तो नहीं मिलेंगे, तो पैराफ्रेज्ड हैं।
इसका मतलब है ये वाली एक स्टेटमेंट वहां पे 2 जुमलों में 3 जुमलों में लिखी होगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 3 लाइंस इस एक बुलेट के साथ सिग्निफाई कर रही हैं। सो इट मीन्स आई एम श्योर दैट बिटवीन दिस टाइम पीरियड कोई बात होनी चाहिए जो कि इंक्रीज रैपिडली है और लंदन से रिलेटेड है, और वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, तब जाके मुझे आंसर मिल जाएगा और मैं पिन पॉइंट वर्ड पे पहुंच जाऊंगा। अब आपने जो मुझे हाईलाइट करवाया था लंदन और ये जो आपकी डेट्स हैं, ये आपके प्राइमरी कीवर्ड्स और बाकी सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। तो पूरी स्टेटमेंट को मार्क करना होता है, मगर उसमें चंक्स को मार्क करना है आपने। अब देखिए बात फिर चंक्स के ऊपर आ गई है। अगर आपको चंक्स में मार्क करना आता है, आपको चंक्स में रीड करना आता है, समझ भी ज़्यादा आएगी, आंसर भी मिलेंगे और टाइम भी मैनेज होगा पेपर का। तो कीवर्ड मार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। कीवर्ड मार्किंग, कोई भी क्वेश्चन हो, पूरी स्टेटमेंट लिया करें हमेशा, उसके प्राइमरी कीवर्ड्स भी मार्क किया करें, सेकेंडरी भी किया करें। इट हेल्प्स यू फेच एन आंसर। ये बात समझ आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो खाली एक एक वर्ड ना चुना करें बीच में से, ये आपको डिट्रैक्ट कर देंगे। अगली बात, यस आई विल शेयर रैपिडली। यस आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सब सही काम चल रहा है, गुड। अच्छा जी, सो दैट्स सेकंड स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी शुरू शुरू में आपको कहा था ना कि मिरर इमेज आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, जंप करके आगे जाना है, वो एक्चुअली कीवर्ड्स ही तो हैं जो आपको बार बार बताते हैं कि यार इस पैराग्राफ में जो बात ही नहीं हो रही, पैराफ्रेज नहीं है, गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तब आपको जंप्स भी समझ आने शुरू होंगे और बाकी चीज़ें भी समझ आनी शुरू होंगी। तो कीवर्ड मार्किंग एक टेक्निक है, इसके ऊपर अलहदा से प्रैक्टिस किया करें। तीसरी चीज़ जो है वो रीडू पे है, ठीक है, जो कि मोस्टली कैंडिडेट्स नहीं करते हैं। अब रीडू क्या है? रीडू इज बेसिकली जैसे आप फ्राइडे को टेस्ट करते हैं, हम आपको मंडे को चेक करके वापस कर देते हैं, ठीक है। किसी के 6 बैंड आ गए हैं, किसी के 7 आ गए हैं, किसी के लाइक एज पर मार्क्स आ गए हैं। अब आपके पास 40 क्वेश्चन है और 40 में से 23 ठीक हो रहे हैं, 30 ठीक हो रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको रिक्वायर बैंड है 7, आप एकेडमिक के हैं तो आपके 30 नंबर आ रहे हैं, और आप जीटी के तो आपके 34 नंबर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं बैंड तो अचीव हो गया, ओके, ये वाला पेपर ओके है। अब माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके 10 सवाल या जो बाकी 6 सवाल एज पर द जीटी पेपर जो गलत हो गए हैं, वो किसने ठीक करने हैं? और जो आपने ठीक किए हैं उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पे आपने चांस लिया होगा, जिसका आपको आंसर नहीं पता होगा एग्जाम में। कुछ है जो आपको कंफर्म होता है कि दिस इज द आंसर। अब जब रीडू की बात आती है ना, एग्जाम में अगर आप चांस लेंगे तो उसकी कोई गारंटी है कि एग्जाम में भी ये ठीक हो जाएगा? वो तो हमने फ्लूक किया था ना, 50% हमारी वर्किंग थी, 50% तुक्का ही लगाया था। एग्जाम में ज़रूरी नहीं कैसा ही होगा, इसलिए फिर एग्जाम में मार्क्स कम आ जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने अब उसको रीडू करना है। जो क्वेश्चंस आपने वर्कअप करके आंसर निकाले और वो एक्यूरेट है, उनको कर दें साइड पे, वो ओके हो गए। जो क्वेश्चन आपने चांस पे खेले थे और वो ठीक हो गए हैं, वो वाले, और जो आपके गलत हैं उन पे अब काम करने की ज़रूरत है। रीडू में आपने सिर्फ और सिर्फ आंसर को चेक नहीं करना, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरिया। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी, मुझे एग्जाम में ये वाला सवाल करते हुए मसला क्या हुआ था, रिकॉल करें उसको, लिखें पेपर के ऊपर, या आप उसको अटेम्प्ट करेंगे वो आपको दोबारा वही वाली प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और फिर देखें आप इस मसले का हल क्या है। क्या मेरी सिर्फ स्पीड कम थी, तो फिर स्पीड रीडिंग पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्या मैंने इसका कीवर्ड गलत मार्क कर लिया था एग्जाम में जल्दी के अंदर, इसका नहीं कि फिर कीवर्ड पे और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। क्या मेरी वोकेबलरी की वजह से मैंने इस आंसर को गलत कर दिया, इसका मतलब है फिर आपको उसकी वोकैब मैच पे काम करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करें ना। हम क्या करते हैं, उसके बाद दूसरा पेपर उठाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एक पेपर में 7 बैंड आ रहा है, एक में 6.5 आ रहा है, एक में मेरा 6 आ रहा है, एक में 5.5 आ रहा है, तो फिर हम टकरे मारते रहते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो आता है बार बार प्रैक्टिस में डाल देते हैं, इंप्रूवमेंट तो कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए पेपर को रीडू करना बड़ा ज़रूरी है। आई प्रेफर, आपके 39 मार्क्स भी आ गए ना, एक सवाल गलत हो गया ना, रीडू करें उसको। क्यों गलत हुआ ये वजह, अभी हम प्रैक्टिस में हैं, अभी हम 40 के 40 क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं, तभी तो हमें इम्प्रूवमेंट आएगी। एग्जाम में वही एक क्वेश्चन की 4-5 तरह के सवाल आ गए, तुम्हारे तो 5-6 नंबर उड़ जाएंगे पेपर के अंदर, और एक नंबर से बैंड आगे पीछे हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी, इसलिए जब पेपर हाथ में आ जाए रीडू करें।
वोकैब की बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको क्लोज करूंगा, ठीक है। वोकैब 3 तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 है कि आपको मीनिंग आता होता है वर्ड का, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, हम पढ़ रहे हैं या इंग्लिश की बुक्स पढ़ी हुई हैं, हमें मीनिंग आता है उसका। अगर वर्ड का मीनिंग आता है तो मेक श्योर कि उसका यूजेज भी आपको आता हो, ठीक है। खाली वर्ड के मीनिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। एक सिंपल सा वर्ड है फ्री, FREE, ठीक है। अगर इसका हम लिटरल मीनिंग देखें तो क्या मतलब है इसका? मुफ्त, ये मतलब है। एग्री? जब भी हम फ्री का वर्ड पढ़ते हैं सबसे पहली सेंस यही आती है, क्योंकि लिटरल मीनिंग डिक्शनरी में हमें भी यही मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको सोशली यूज करते हैं, ठीक है, अगर मैं कह देता हूँ यार ये स्टूडेंट बड़ा फ्री है मेरे साथ, अब इस फ्री वर्ड का क्या मीनिंग है? फ्रैंक, ठीक है ना। हम ये वर्ड सोशली ऐसे यूज करते हैं ना। अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग पे जाऊंगा तो सेंस तो कुछ और बन जाएगी कि ये स्टूडेंट मुफ्त है मेरे साथ, ऐसे तो सेंस नहीं बनेगी। यही आपके एक्चुअली रीडिंग के पेपर में हो रहा होता है। आपको एक वर्ड का मीनिंग आता है, वो मीनिंग आपने अब्जॉर्ब किया होता है, मगर जब वो पैसेज में यूज होता है उसकी सेंस चेंज होती है। हम वो वाला मीनिंग अप्लाई करते हैं जो हमें आता होता है, आंसर गलत हो जाता है। अगर आपको किसी भी वर्ड पे डाउट है ना, या उसकी वजह से आपका आंसर गलत हुआ है, तो हमेशा देखिए कि यार इसको इस सेंटेंस में यूज कैसे किया हुआ है। मीनिंग हालांकि पता होता है, वो मीनिंग एड अप करवाएं फिर वहां पे। मेक सेंस? ठीक हो गया। दूसरा, आप सिंपली ऐसे वर्ड्स कम अक्रॉस करते हैं आइल्स करते हैं जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। आप उसका मीनिंग जाके डिक्शनरी में देख लेते हैं। इसके लिए सिंपली आप अपनी डिक्शनरी यूज करें, सिंपल ऐसा है। कोई भी डिक्शनरी यूज कर लें। डिक्शनरी कोई ऐसी यूज करें जिसमें वो इसकी ग्रामर बता दें, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। दूसरा, उसके मल्टीपल मीनिंग्स दे दे, उसके सिनोनिम्स दे दे, और साथ अगर कोई सैम्पल सेंटेंस दे दे तो दैट्स गुड। गूगल पे भी अवेलेबल है, या मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी है, या एक दो और डिक्शनरीज है, वो फिर मैं आपको जो है ना ग्रुप में शेयर करवा दूँगा, ठीक है। मगर ऑनलाइन ही है, कुछ पे परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको ईजिली हेल्प अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ तक आमतौर पे सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। एक तीसरा काम होता है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं वोकैब मैच या वर्ड मैच। में यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट है, कई वर्ड्स को वो सिनेमाइज करके लिख देता है और कई वर्ड्स वो एज इट इज लिख देता है क्वेश्चन में और टेक्स्ट के अंदर, तो हमें पता होता है कि क्या बात हो रही है, ठीक है। मगर कई वर्ड्स है वो पैराफ्रेज कर देते हैं, उसका दूर दूर तक डिक्शनरी में भी मीनिंग नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको पैसेज से ही पता चलेगा कि यार इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा होगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं वर्ड मैचिंग या वोकैब मैचिंग। जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप डेफिनेटली पैसेज में जाके उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। आंसर सही है गलत है वो अब अलहदा हो गया, आपने अब कंफर्म कर लेना कि यार आंसर यहीं से निकला इन 3 लाइनों से। आपने ये देखना है कि यार इस एक लाइन को 3 लाइन्स में कैसे कन्वर्ट किया गया है, या वो 3 लाइन्स एक लाइन में कैसे कन्वर्ट हुई हैं। तब आपको वो कैब मैच वहां पे नजर आएगी, ठीक है। ये करने से आपको खास तौर पे ट्रू एंड फॉल्स में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहां पे एक लाइन होती है, वहां पे 3-3 लाइन्स में इसका आंसर होता है। आपको समरी में हेल्प मिलेगी, समरी एक लाइन लिखी होती है क्वेश्चन के अंदर, और वहां पे उसने 3 लाइन्स को 1 लाइन में कन्वर्ट किया होता है। तभी तो आपको पता लगेगा कि ये 1 लाइन इतनी लाइन्स को कवर कर रही है और ये वाली लाइन्स के वर्ड्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं। इसको बोलते हैं वोकैब मैचिंग या वर्ड मैचिंग। ये सिर्फ और सिर्फ आप टेक्स्ट और क्वेश्चन से कर सकते हैं। इसके लिए डिक्शनरी पहले वाले कामों के लिए जरूरत है। ये वाला अगर आप 3 काम कर लें तो आपकी वोकैबलरी ठीक ठाक बिल्ड हो जाती है। फिर आपको आइल्स की वोकैबलरी समझ आनी शुरू होगी कि आइल्स वाले क्या कहते हैं। ऐसे में आपको बेतहाशा लिस्ट दे दूं, वो वर्ड और मीनिंग होते हैं वो याद कर भी लेंगे, तो कई बार वो पैसेज में जब पैराफ्रेज करते हैं तो वो एक इंटायरली डिफरेंट सेंस क्रिएट कर देते हैं, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। इसलिए फिर स्टूडेंट्स कहते हैं वही कर रहे हैं जो बताया था, आंसर फिर भी नहीं निकल रहा, क्योंकि फिर वो कैब एक्चुअली तंग कर रही है। सो आई पर्सनली बिलीव कि अगर ये 3 स्टेप्स पे आप अच्छे से काम कर लेना, वो कैब पे जैसे भी मैंने बताया, इसके अलावा अगर आपको कीवर्ड मार्किंग अच्छे से आती है तो फिर जो क्वेश्चन की टेक्निक्स है ना वो अच्छे से आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं। और तीसरा, आपकी स्पीड रीडिंग। जब आपने एलोकेट कर लिया कि यहाँ से पढ़ना है, फिर आपकी स्पीड हो पढ़ने की। ये जब सब चीज़ें डेवलप होती हैं फिर टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल में आती है और क्वेश्चंस ठीक होने शुरू हो जाते हैं।
हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई है? वी गुड? ऑनलाइन फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Recording stopped. मैंने सोचा तो कुछ और था मगर हो कुछ और गया। मैंने सोचा था 1 घंटे में वाइंड अप कर दूंगा, मगर मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा बताना चाहिए। कुछ फालतू बात तो नहीं लग रही है? कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं? डू यू थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प इन योर रीडिंग? ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जस्ट स्टिक टू द टेक्निक्स, मगर टेक्निक्स के साथ एक्स्ट्रा क्या करना है वो काम नहीं करते हैं। अब ये नहीं कि हाई बैंड की बातें हैं ये, अगर आप 4 बैंड पे ना तो 4 से 5 पे जाने के लिए भी यही चाहिए, अगर आप 6 पे हैं तो 6 से 7 पे जाने के लिए भी यही चाहिए, एंड सो ऑन। 7 पे हैं तो 7 से 8 पे जाने के लिए भी यही चीज़ें चाहिए। जितना है उतना तो है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है ये वाली चीज़ें करवाएंगे। ऑनलाइन फ्रेंड्स कोई गल है तो दसो, नहीं तो फिर पेपर की स्ट्रेटेजी दसा तो देन वी विल वाइंड इट अप। नोप, चलो ठीक हो गया, बहुत अच्छे हैं सारे। आखिरी फेज पे आ गए हैं और मैंने सिर्फ पेपर की स्ट्रेटेजीज बतानी है अटेम्प्टिंग की। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है, एज पर दिस पेज, इस पे मैंने 4 स्ट्रेटेजीज लिखी हैं, वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट टू कैंडिडेट। एक स्ट्रेटेजी है जो एग्जामिनर ने आपको बना के दी होती है, दैट्स अ बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी। P1, P2 और P3, पैसेज 1 कर लें पहले, फिर पैसेज 2 कर लें, पैसेज 3 कर लें, और अकॉर्डिंगली चलते जाएं, ठीक है। इसको हम आम तौर पे बोलते हैं पैसेज ऑर्डर, ठीक है। यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा एडवांस आ जाते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं तीनों पैसेजेस हैं, वो कई बार पैसेज 2 पहले कर लेते हैं, कई बार पैसेज 3 पहले कर लेते हैं, और कई बार पैसेज 1 पहले कर लेते हैं, और उन्होंने अपना एक सीक्वेंस सेट कर लिया होता है। गुड। अगर तो आप पैसेज वाइज जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पैसेज स्ट्रेटेजी, ठीक है। दोनों स्ट्रेटेजीज एक्चुअली अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। ये स्टूडेंट डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा कि स्टूडेंट का कैलिबर क्या है। आमतौर पे आपका जो आइल्स का टेस्ट है वो इजी से हार्ड लेवल पे सेट हुआ होगा। पैसेज 1 या सेक्शन 1 इज ऑलवेज इजी, और सेक्शन 3 इज हार्डर एज कम्पेयर टू सेक्शन 1 एंड 2। मगर कई बार है स्टूडेंट्स कहते हैं जी पैसेज 2 बहुत मुश्किल था, 3 हमें आसान लगा, ठीक है। उसकी डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, मे बी द क्वेश्चन टाइप, maybe you are not clicking on P2 or maybe P1, or maybe the vocab was difficult, or maybe the topic was very dry। कोई भी रीज़न हो सकता है। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि आपने पहले भी कहीं पढ़ा होता है, मिलता जुलता आ जाता है, वो समझ आना शुरू हो जाता है, इसलिए फिर ईजी लगता है, ठीक है। अगर आप P1, P2, P3 पे जा रहे हैं, या P1, P2 और P3 पे लाइक मिक्स कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट क्या है इसकी करनी है, ठीक है। अगर तो आप हाई बैंड के कैंडिडेट्स हैं, 7+ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर तो जो एग्जामिनर ने आपको टाइम सेट करके दिया ना 20 मिनट्स, उसको मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ टू दैट टाइम फ्रेम, ठीक है। बहुत भी आप लेंगे तो कहीं पे 21 मिनट लगा लें, मगर ऑटोमेटिकली वो तीसरे पैसेज पे जाके डेफिसिट आएगा आपका, फिर आपको 20 मिनट्स नहीं मिलेंगे। जिनको हाई बैंड चाहिए, चाहे एकेडमिक के कैंडिडेट्स हैं, जीटी के कैंडिडेट्स हैं, जिसमें आप स्कॉलरशिप वाले हैं या आप इमिग्रेशन वाले हैं, जिनको 8 बैंड चाहिए या 7.5 चाहिए, एंड सो ऑन, देन यू मस्ट अप्लाई टू कंफर्म या कन्फाइन योर सेल्फ टू द 20 मिनट्स टारगेट। पेपर उठाएं, कोशिश करें कि 20 मिनट्स के अंदर उसको लेके आए। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ, जो है ना लाइक स्कॉलरशिप वाले कैंडिडेट्स जिनका एमफिल हुआ हुआ लीडिंग टू पीएचडी है, या जिनको 7 बैंड चाहिए, वो ऑलरेडी मास्टर्स क्वालिफाइड है यहाँ पे। यहाँ जो इमिग्रेशन वाले ना, उनकी भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, और वो थ्रू आउट एक इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं। कैंडिडेट का कैलिबर ऑटोमेटिकली एक लेवल पे होता है कि वो 20 मिनट्स पे पेपर को कर सकते हैं, ठीक है। उनको चैलेंज ये है, या उनको एडवाइस ये है कि P1 को जो है ना 20 मिनट्स के अंदर लेके आए, 18 मिनट्स 17 मिनट्स हो सकता है वो, ठीक है, क्योंकि आपका कैलिबर आप कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा, फिर P2 को अगर आप 20 मिनट्स पे देते हैं, 21 मिनट्स पे देते हैं, वो मैनेज है। P3 के लिए आपके पास 21 से 22 मिनट्स मैनेज हो जाएंगे, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको हाई बैंड चाहिए, उनको तीनों पैसेज अटेम्प्ट करने होते हैं। मेक सेंस? अब आ जाते बिल्कुल एक्सट्रीम एंड दूसरे पे, जिनको 4.5 या 5 बैंड चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे जीटी के कैंडिडेट्स हैं जिनको 4.5 बैंड चाहिए, तब भी उनका काम हो जाएगा। कुछ एकेडमिक ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 5 बैंड चाहिए, तब भी उनका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पैसेज वाली स्ट्रेटजीज पे जा रहे हैं, P1, P2 एंड P3, ठीक है, आपको एडवाइस ये है कि P1 और P2 पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये पैसेज वाइज ईजी है, ठीक है, और इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हैं।
20 मिनट्स में नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं है, उन लोगों को चाहिए कि 25-26 मिनट्स दे दें, कोई इशू नहीं है, ताकि तीसरे पैसेज के लिए 7-8 मिनट 10 मिनट निकले। अगर आप 25-25 मिनट देते हैं पहले और दूसरे पैसेज को, तो डेफिनेटली यू आर लेफ्ट विथ 10 मिनट्स फॉर द थर्ड पैसेज, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, 30-30 मिनट्स पे दे दें, उसमें 27 क्वेश्चन बनते हैं, 27 क्वेश्चन P1 एंड P2, ठीक है। उसमें से आपको जो स्कोर चाहिए, एकेडमिक वालों को तो चाहिए 18, 17, 4.5, 5 बैंड के लिए, और जीटी वालों को चाहिए 22-23 नंबर। तो आपके पास फिर भी एक मार्जिन होता है, आप आराम से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। गुड। अब हमने दो एक्सट्रीम्स की बात की है, एक को मैं कह रहा हूँ यार 25 मिनट भी एक पैसेज पे लगा दूँ जिनको कम बैंड चाहिए 4.5 से 5, एक को मैं कह रहा हूँ यार 18 मिनट या 20 मिनट में करो जिसको हाई बैंड चाहिए। अब आगे दरमियान वाले जिनको 5, 5.5, 6.5 इतना चाहिए, इसका मतलब है कि फिर आप P1 एंड P2 पे 20 से 25 मिनट्स के अंदर टाइम एडजस्ट करें, 21 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट, इस पे अगर आपका पैसेज हो रहा है, गुड। मगर उसके साथ एक कंडीशन है, कंडीशन आपने सुननी ध्यान से। कंडीशन है कि अगर आप 22 मिनट 23 मिनट लगा रहे हैं, 13 क्वेश्चन एक पैसेज में, फिर आपका स्कोर 11-12 आना चाहिए, ठीक है ना। एक दो गलती की गुंजाइश चले हम भी रख लेते हैं, एटलीस्ट 11 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर स्पेंडिंग 22-25 मिनट्स ऑन वन पैसेज एंड स्टिल गेटिंग 6-7 स्कोर, 100% फिर गलती जो है ना आपकी वकैब में है। आपको वकैब बिल्डिंग पे ठीक ठाक काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा, फिर वो एक मेजर डेफिसिट आ जाता है। क्योंकि टेक्निक स्टूडेंट आराम से फॉलो करता है कि जी सिक्वेंशियल ऑर्डर में टेक्निक अप्लाई कर रहा है, स्कोर नहीं आ रहा, टाइम भी ज़्यादा लगा रहा हूँ, फिर वकैब इशू है, देन यू नीड टू वर्क ऑन द वकैब। गुड। दूसरी जो स्ट्रेटजी होती है वो क्वेश्चन वाइज स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चंस के ऊपर शुरू में ठीक ठाक लेक्चर दिया, पूरा घंटा हमने बात की क्वेश्चन की टाइप्स पे, उनकी लाइक डिफरेंट टिप्स पे एंड सो ऑन। जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, शुरू में मैंने पूछा भी था और आप में से कुछ लोगों ने कहा जी फिलिंग द ब्लैंक्स इजी लगते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स के कैटेगरीज देख लें, आपकी नोट्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, आपके सेंटेंस हैं और समरी है, ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स की टाइप्स हैं, ठीक है। और अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो आपके जो एमसीक्यूज टाइप हैं और जो आपके पैराग्राफ मैचिंग और ट्रू फॉल्स हैं, ये एमसीक्यूज कैटेगरी में फॉल करते हैं, ऐसे ही है। फिर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को प्ले में लेके और उसके साथ चलें। आपने P1 पिक किया, P1 में जो क्वेश्चंस आपकी स्ट्रेंथ पे हैं, जैसे उसमें ट्रू फॉल्स भी आ गए हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ गए हैं, तो देन फिलिंग द ब्लैंक्स इज ऑलवेज विद द प्रेफर्ड वन। आप उसको अटेम्प्ट करें और वो जल्दी आपसे हो जाएंगी। प्लस अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं ना, लगा दें, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द करेक्ट आंसर्स इज हाई एज कंपेयर टू ट्रू एंड फॉल्स, जहां पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। क्या होता है स्टूडेंट, ट्रू एंड फॉल्स अगर लेट्स सपोज आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आप उस पर टाइम भी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और आंसर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फ़ायदा क्या होगा? उसका एक देसी जुगाड़ है। देसी जुगाड़ क्या होता है बताया होगा टीचर्स ने। ट्रू फॉल्स अगर नहीं समझ आ रहे तो क्या करना है, सारे ट्रू करने हैं या सारे फॉल्स करने हैं, ठीक है। तो उसमें से कोई एक दो नंबर आपको वैसे निकल आता है। अब 5 क्वेश्चन अगर मैंने सबको ट्रू लगाना है, कितनी देर लगेगी मुझे सबको ट्रू लिखने में? 1 मिनट भी नहीं लगना। और अगर उन 5 क्वेश्चन में मैंने 15 मिनट स्पेंड कर दिए, फिर भी मेरे 2 नंबर आ रहे हैं, तो फिर फायदा कहाँ पे हुआ? फ्लूक करने में फायदा हुआ ना। अब ये स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपको पता है मेरी वीकनेस है, तो प्ले अकॉर्डिंगली। पेपर में टाइम वहां स्पेंड करें जहां पे टाइम स्पेंड करने के बाद आंसर निकलेगा, स्कोर बन जाएगा इस तरह आपका। वी गुड। सो क्वेश्चन अगर आप स्ट्रेटेजी पे जाते हैं तो फिर कोई भी पैसेज पिक करते हैं तो आप उस पे जाते हैं। ये जो आखिरी स्ट्रेटेजी ना फोर्स वाली, ये आप अप्लाई कर सकते हैं मॉक टेस्ट के अंदर, अगर ये वर्कअप करती है तो दैट्स गुड टू गो। ये टोटल क्वेश्चन स्ट्रेटेजी है, टोटल 100%। आपके 40 क्वेश्चंस हैं, आपने तीनों पैसेज खोल के देखे, आपने देखा फिलिंग द ब्लैंक्स पहले में 5 हैं, दूसरे में आई नहीं है, तीसरे में 6 हैं। सेंटेंस कंप्लीशन की बात कर रहा हूँ या नोट्स की। आपने पैसेज 1 से फिलिंग द ब्लैंक्स कर ली, फिर पैसेज 3 पे गए फिलिंग द ब्लैंक्स कर ली, फिर आप आ गए अच्छा दूसरे कौन से क्वेश्चन है, अच्छा यार मुझे समरी आती है, समरी P2 में कि मैंने समरी कर ली। एक्चुअली आप सिर्फ अपना नंबर पूरा करें कि मैंने 30 नंबर पूरे करने हैं, फिर आप पैसेज को देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ क्वेश्चन पे है। आपको पता है मुझे क्वेश्चन की टेक्निक पता है, मुझे लोकेशन निकालनी आती है, मुझे स्पीड रीडिंग है, मेरी वोकैब ओके है, मैं ये सवाल करूंगा, मैं आंसर निकाल दूंगा। फिर आप ये देख ही नहीं रहे होते किस पैसेज में,
ये जो स्ट्रेटजी नंबर 4 है ये टोटल क्वेश्चंस बेस्ड स्ट्रेटजी, मगर ये थोड़ी सी डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि आप एक ही साथ तीनों पैसेजेस को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस पे दिल करता है आने को या ऐसे चेक करने के लिए कि यार ये होता भी कि नहीं होता, डू इट ऑन एनी फ्राइडे, किसी फ्राइडे को टेस्ट में अप्लाई करके देखें, हो सकता है शायद आपका माइंड इस पे चल जाए, ठीक है। अदरवाइज जो ये स्ट्रेटेजी नंबर 3 है ये पैसेज वाइज है, पैसेज पे किया, जो सवाल आते हैं जो आपके स्ट्रेंथ में वो पहले किए, जो नहीं आते वो बाद में किए, या उसको छोड़ भी सकते हैं। हाँ जी, मेकिंग सेंस, ठीक है। आई बिलीव के सब चीज़ें ओके हैं, हमने इसको 3 चंक्स में कवर किया। आखिरी चंक में हमने स्ट्रेटजी कवर की है, मिडिल चंक में हमने एक जनरल टेक्निक को फॉलो किया, और जो फर्स्ट चंक है उसके अंदर मैंने क्वेश्चन टाइप्स आपको बताई है। आज मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस की स्ट्रेटजीज पे नहीं लेके गया, बिलीव मी वो टीचर्स आपको इतना ज़्यादा बताते हैं, आपको पता है मैं भी बताता हूँ तो भी मास्टर क्लास का फ़ायदा कोई नहीं था, मैंने सोचा कुछ डिफरेंट आपको बताऊँ ताकि आपको पता लगे कि हम शायद यहाँ पे नहीं किसी और जगह पे गलती कर रहे हैं, गुड। प्लस मेरे अपने लेक्चर्स इतने रिकॉर्डेड पड़े हैं, किसी क्वेश्चन की स्ट्रेटजीज पे जाना है स्पेसिफिक, वो अपलोड करते रहते हैं, हम आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो आई थॉट के कुछ ज़रा डिफरेंट सी चीज़ हो मास्टर क्लास में। हाँ जी, आई बिलीव चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी ऑनलाइन फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द सेशन टुडे, और उम्मीद है कि सब अच्छा रहा होगा, और सब अपना अपना ध्यान रखें, अल्लाह दे वाले, बाकी कल टेस्ट में आने, टेस्ट में मुलाकात होगी आपसे।